हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 20 चैप्टर 201। में शावलेना। रुद्राक्षी को देखते हुए रुद्राक्ष का गला सूख रहा था। उसके अंदर के सारे अरमान जाग रहे थे। वह खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्षी कुछ ज्यादा ही सेक्सी दिखाई दे रही थी। रूम में आने के बाद रुद्राक्षी सीधे वॉशरूम में चली गई। वह रुद्राक्ष से अभी बात नहीं करना चाहती थी। उसके कपड़े गीले थे। अगर वह ज्यादा देर तक उनमें रहती तो उसको जुकाम भी हो सकता था। रुद्राक्षी को वॉशरूम में जाता देखकर रुद्राक्ष में गहरी सांस ली। मुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा, रुद्राक्ष ने खुद से ही कहा। रुद्राक्ष भी अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम में चला गया। रुद्राक्ष वापस अपने रूम में आया। उसने देखा रुद्राक्षी पहले ही बेड पर आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष ने एक नज़र बेड की तरफ देखा और फिर सोफे की तरफ। अगर मानिक सोफे पर होता तो उसे पक्का नींद नहीं आने वाली था। रुद्राक्ष ने भी फैसला किया वह रुद्राक्षी के साथ बेड पर ही सो जाएगा। उसके बाद वह रुद्राक्षी के साइड में जाकर लेट गया। अगली सुबह जब रुद्राक्षी की नींद खुली उसने देखा रुद्राक्ष रूम में नहीं है। ये देखकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं ये सुबह सुबह ही कहाँ भूत की तरह गायब हो जाते हैं। रुद्राक्षी ने जब घड़ी में देखा सुबह के 9 बजे बज रही थी, जिसे देखकर रुद्राक्षी ने खुद ही कहा, रुद्राक्ष सुबह सुबह गायब नहीं हुए बल्कि वह खुद ही उठने में लेट हो गई। रुद्राक्षी भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब अवनी वापस विला की तरफ आ रही थी तो उसकी रास्ते में ही कार खराब हो गई। वहां आसपास कोई भी मैकेनिक की शॉप नहीं थी। ये देखकर रुद्राक्षी ने सोचा क्यों ना वह कार को यहीं छोड़कर किसी से लिफ्ट मांगे। अवनी फिर आती जाती कार से लिफ्ट मांगने लगी। रुद्राक्षी वहां खड़ी कार से लिफ्ट मांग रही थी, तभी वहां एक कार आकर अवनी के सामने रुकी। रुद्राक्षी ने कार की विंडो पर नॉक किया। जैसे ही कार की विंडो नीची हुई रुद्राक्षी के सामने एक हैंडसम सा चेहरा था। हेलो, वह मेरी कार खराब हो गई है तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? यहाँ आसपास कोई मैकेनिक की शॉप भी नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की आवाज इतनी प्यारी थी कि वह लड़का रुद्राक्षी को मना ही नहीं कर पाया। ओके, उस लड़की ने कहा। रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने अपनी कार से अपना पर्स और फोन लिया, फिर जाकर उस आदमी की कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई। उस कार का मालिक शायद बहुत अमीर था क्योंकि यह कार बहुत महंगी थी, पर अवनी को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्षी ने उस आदमी को रुद्राक्ष के विला का रास्ता बताया और फिर जैसे ही वह रुद्राक्ष की विला पहुंची उसने कहा, बस मुझे यही आना था। उस लड़के ने हैरानी भरी नजरों में उस विला की तरफ देखा और फिर रुद्राक्षी की तरह देखकर पूछा, क्या तुम यहाँ रहती है? उस लड़के ने रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर थैंक यू बोलकर कार से बाहर आ गई। रुद्राक्षी विला की तरफ जाने लगी, तभी रुद्राक्षी को एहसास हुआ वह लड़का भी कार से नीचे उतर उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर रुद्राक्षी ने पीछे मुड़ हैरानी से कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, उस लड़के ने कहा। ये सुनकर रुद्राक्षी वापस से मिला की तरफ जाने लगी। वह आदमी भी रुद्राक्षी के पीछे पीछे जा रहा था। ये देख रुद्राक्षी कंफ्यूज से कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है। फिर रुद्राक्षी ने सोचा वह उसे इग्नोर कर और विला में चली जाएगी। वैसे भी बॉडीगार्ड्स और वॉचमैन तो उसे वहीं पर रोक ही लेंगे। यही सोचकर अवनी विला के दरवाजे की तरफ गई। रुद्राक्षी को देखते ही वॉचमैन और बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया। रुद्राक्षी विला के अंदर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बॉडीगार्ड्स और वॉचमैन ने दरवाजा बंद नहीं किया। वह वैसे ही दरवाजा खोले उस आदमी के अंदर आने का वेट कर रहे थे। उस आदमी के अंदर आने के बाद वॉचमैन ने दरवाजे को बंद कर लिया। रुद्राक्षी कंफ्यूजन में उसे लड़के की तरफ देख रही थी। रुद्राक्षी ने कहा, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़के की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, मतलब आप रुद्राक्ष से मिलने आए हैं? उस लड़के ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, हाँ मैं राहिल, रुद्राक्ष का दोस्त। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए राहिल को अंदर आने के लिए कहा। राहिल और रुद्राक्षी दोनों बातें करते हुए घर में आए। रुद्राक्षी ने सर्वेंट से कहकर राहिल के लिए पानी मंगवाया और फिर राहिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप सडू कोल्ड हार्टेड रुद्राक्ष वंसल के दोस्त हैं? हाँ। सडू वंसल। राहिल को रुद्राक्षी के मुंह से रुद्राक्ष का ऐसा इंट्रो सुन हंसी निकल गई। राहिल ने कहा, तभी उसे समझ में आया रुद्राक्षी किसी और को नहीं रुद्राक्ष को सडू वंसल कह रही है, जिसे सुनकर राहिल हंसने लगा।
रुद्राक्षी के मुंह से सडू निकल गया था, वरना वह तो रुद्राक्ष की बोलने वाली थी। रुद्राक्षी ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, उनका चेहरा और उस पर आने वाले एक्सप्रेशन ही वैसे हैं, इसलिए मैं उनको प्यार से सडू वंसल बुलाती हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर राहिल ने कहा, तो क्या मैं जान सकता हूँ आप जो रुद्राक्ष को प्यार से सडू वंसल बुलाती है, आप हैं कौन और रुद्राक्ष के घर में क्या कर रही है? मैं रुद्राक्ष की वाइफ, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर राहिल जो पानी पी रहा था वह उसके गले में अटक गया, वह खांसने लगा। इतना खांसने की भी जरूरत नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा। राहिल ने खुद को संभाला, फिर रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक आराम से देखा। सच में रुद्राक्षी बहुत खूबसूरत थी, यह बात तो राहिल भी झुठला नहीं सकता था। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए राहिल के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर रुद्राक्ष ने आपसे शादी की, यह बहुत हैरानी वाली बात है। राहिल रुद्राक्षी ने कहा, हाँ सही है, हैरानी वाली बात ही है, मेरी जैसी फूल सी लड़की से उस खड़ूस की शादी हो गई। राहिल को रुद्राक्षी बहुत इंटरेस्टिंग और फनी लगी, उसे रुद्राक्षी की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। वह दोनों ही हंस हंस के बातें करने लगे। तभी रुद्राक्ष, जिसे बॉडीगार्ड ने बता दिया था राहिल घर आया है, वह अपने ऑफिस से घर राहिल से मिलने के लिए आया। दरवाजे पर ही खड़े रुद्राक्ष ने देखा राहिल और रुद्राक्षी कैसे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिसे देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने खुद से ही धीरे से कहा, लगता है ये लड़की हर किसी को अपनी तरफ करना चाहती है। और इस राहिल के चेहरे पर भी हंसी तो ऐसे आ रही है जैसे पता नहीं ये कौन सी जोक इसे सुना रही है। राहिल का नेचर भी काफी हद तक रुद्राक्ष की तरह ही था, इसीलिए वह थोड़ा हैरान भी था। आखिर राहिल रुद्राक्षी से बात करते हुए मुस्कुरा और हंस क्यों रहा है? रुद्राक्ष रुद्राक्षी और राहिल की तरफ जाने लगा। रुद्राक्षी की नजर जैसे ही रुद्राक्ष पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप गए रुद्राक्ष? राहिल ने अपने पीछे देखा। रुद्राक्ष अपने चेहरे को सख्त लिए बड़े ही स्टाइल के साथ उनकी तरफ आ रहा था। रुद्राक्ष को देखकर राहिल ने कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम्हें आने में इतना वक्त लगता है? राहिल की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यू नो वॉट, मैं तो यहाँ बैठा बैठा बोर हो जाता, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे रुद्राक्षी मिल गई, उसकी कंपनी भी सच में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। राहिल ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी भी राहिल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो रुद्राक्ष को राहिल पर गुस्सा आ रहा था। राहिल ने रुद्राक्ष से कहा, वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली? राहिल की बात सुनकर रुद्राक्षी की तरफ देखा। वह समझ गया था कि यह लड़की पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाली है कि उसकी शादी में रुद्राक्ष से हुई है, क्योंकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर अब राहिल कंफ्यूज हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? राहिल ने पूछा। वह क्या है ना राहिल, हम दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई है, इसीलिए रुद्राक्ष सा कह रहे हैं, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ इस तरह देखा जैसे वह उसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ, रुद्राक्ष ने कहा और फिर वहां से चला गया। राहिल रुद्राक्ष के पीछे पीछे चला गया। उसे अच्छे से पता था रुद्राक्ष उससे ही कह रहा था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। राहिल ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा और वहां से चला गया। रुद्राक्ष और राहिल स्टडी रूम में गए थे। वह दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करने लगे। जब उन दोनों की बातें खत्म हो गई तब राहिल ने रुद्राक्ष से पूछा, तुमने बताया नहीं, तुमने जिज्ञासा को छोड़कर रुद्राक्षी से शादी क्यों की? राहिल का सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने उसे शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनाने के बाद इन राहुल ने रुद्राक्ष से कहा, पर मुझे तो अवनी ऐसी नहीं लगी, मुझे वह एक अच्छी लड़की लगी, बिल्कुल शांत। रुद्राक्ष ने बिना किसी इमोशन के कहा, वह एक हत्यारे ग्रुप से जुड़ी हुई है और आरआर की तलाश में है। अब तक मैं इस शहर में नहीं लेकर आता तो अब तक वह सच जान जाती। उसकी एवल्टी के आगे मेरी लोगों की पावर और क्षमता इतनी कम है, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर राहिल का मुंह बन गया। रुद्राक्ष यही सोच रहा था कि अगर रुद्राक्षी शांत स्वभाव की लड़की है तो शायद दुनिया में शांति का नाम ही बदल देना चाहिए। राहिल और रुद्राक्ष वापस हॉल में आ गए थे। वह दोनों वहीं पर खड़े रहकर दूसरे से बातें करने लगे।
रुद्राक्षी काफी देर से ऊपर खड़ी उन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। रुद्राक्षी को कुछ शरारत सूझी। उसने ऊपर से ही रुद्राक्ष को आवाज लगाते हुए कहा, रुद्राक्ष तुम यहाँ बातें कर रही हो, मैं कब से तुम्हारा शावर लेने के लिए इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, हम हमेशा साथ में शावर लेते हैं, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरानी में रुद्राक्षी की तरफ देखने लगा। ये लड़की बोल क्या रही थी? राहेल भी मुंह खोले कभी रुद्राक्षी को तो कभी रुद्राक्ष को देखे जा रहा था। अभी कुछ देर पहले तो रुद्राक्ष उससे कुछ और ही कह रहा था और रुद्राक्षी का कहना है कि वह दोनों हमेशा साथ में शावर लेते हैं। रुद्राक्षी की बातें सुनकर रुद्राक्ष को अजीब सा लगने लगा। वही रुद्राक्षी बिल्कुल नॉर्मली खड़ी उन दोनों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ गलत कहा ही नहीं। रुद्राक्ष तुम जल्दी आओगे या फिर मैं ही तुम्हें लेने के लिए आऊंगा? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने राहेल की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। हाँ मैं भी समझ सकता हूँ, तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों को प्राइवेट टाइम चाहिए। राहेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छिपा था। रुद्राक्ष राहेल को बताना चाहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर वह सफाई देता तो यह उसके नेचर के बिल्कुल उलट होता, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। राहेल ने रुद्राक्षी से बात कहा और फिर वहां से चला गया। राहेल के जाने के बाद रुद्राक्ष पर तुरंत रुद्राक्षी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास गया, रुद्राक्ष को अपने पास आते देखा। रुद्राक्षी ने अपने मन में सोचा, अब यह मुझे नहीं छोड़ने वाले, खडू वंसल का सारा खडू सपन मुझ पर ही उतरने वाला है। चलो, रुद्राक्ष ने उनके पास आकर कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कंफ्यूजन में पूछा, कहाँ शावर लेने के लिए? हम हमेशा साथ में शावर लेते हैं ना। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपना थूक गटका। उसने तो अभी ऐसे ही मजाक मस्ती में वह सब बोल दिया था, क्या सच में रुद्राक्ष इतना सीरियस हो गया था? मेरा अब शावर लेने का मन नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा और रुद्राक्ष से दूर जाने लगी। तभी रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधे पर उठा। कहाँ पर? मेरा अब शावर लेने का बहुत मन है। ये कहते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। रुद्राक्षी लगातार रुद्राक्ष की पीठ पर अपने हाथ चलाए जा रही थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखकर वॉशरूम में आया। उसने ठीक शावर के नीचे रुद्राक्षी को खड़ा किया। रुद्राक्षी वहां से भाग ना जाए इसलिए रुद्राक्ष ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। रुद्राक्षी ने कहा, मैंने पहले ही शावर ले लिया है, मुझे और शावर नहीं लेना। वह कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी। तुम मुझे परेशान करना चाहती हो ना, तो चलो अच्छे से करो, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्षी अपना दिमाग लगाने लगी। उसे अच्छे से पता था अब रुद्राक्ष उसे खुशी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। चैप्टर 202 रुद्राक्ष रुद्राक्षी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आए हैं। रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर रुद्राक्ष के कंधे के चारों तरफ अपने हाथ लपेट कहा, चलो फिर साथ में शावर लेते हैं, एक रोमांटिक कपल की तरह। रुद्राक्षी का बदला रूप देखकर रुद्राक्ष गौर से रुद्राक्षी की तरफ देखने लगा। रुद्राक्षी ने शावर का बटन ऑन किया, उन दोनों के ऊपर ही पानी गिरने लगा। रुद्राक्षी धीरे धीरे अपने हाथों को रुद्राक्ष के सीने पर चलाने लगी। रुद्राक्ष भी अब रुद्राक्षी की हरकतों से बहकने लगा था। वह दोनों ही पानी में पूरी तरीके से भीग चुके थे। रुद्राक्षी के चेहरे से होते हुए पानी धीरे धीरे उसके कपड़ों के ऊपर गिर रहा था। रुद्राक्ष लगातार रुद्राक्षी की तरफ ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के चेहरे पर अपने हाथ चलाते हुए कहा, पतिदेव, आपको नहीं लगता हम दोनों को साथ में और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए? रुद्राक्ष रुद्राक्षी की बात का जवाब देता इससे पहले रुद्राक्षी ने महसूस किया रुद्राक्ष की पकड़ उसकी कमर पर ढीली हो गई है। रुद्राक्षी तुरंत रुद्राक्ष से दूर हुई और वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर कहा, मेरा हो गया, अब आप अकेले शावर लेते रहिए। ये कहकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को अपनी जीभ दिखाए और फिर वॉशरूम से बाहर चली गई। रुद्राक्षी को बाहर जाते देखकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। ये लड़की हमेशा उसके साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ करती थी। रुद्राक्षी रूम के बाहर आई। उसने देखा उसके फोन पर एक मैसेज आया है। उस मैसेज को पढ़कर रुद्राक्षी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह सीधे अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए गई। रुद्राक्ष जब बाहर आया तो वह रुद्राक्षी की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। इस वक्त लगभग रात होने वाली थी और रुद्राक्षी इस वक्त ऐसे तैयार हो रही थी जैसे किसी डेट पर जा रही हो।
रुद्राक्षी ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स, हाथों में वॉच और बालों को स्ट्रेट कर रखा था। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वह पक्का मुझे देखकर बेहोश हो जाएगा। रुद्राक्षी की यह बात रुद्राक्ष ने सुन ली, उसकी आंखें छोटी हो गई। रुद्राक्ष ने खुद से ही कहा, ये लड़की इस वक्त किससे मिलने के लिए जा रही है। रुद्राक्षी इतनी ज्यादा खुश थी कि उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब नहीं हो रही थी। रुद्राक्ष ने अपने टॉवल को साइड में रख रुद्राक्षी की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम सोते वक्त भी इतना तैयार होकर सोने वाली हो। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देख मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अभी बाहर जा रही हूं, आपको सोना है तो सो जाए, गुड नाइट। ये कहकर रुद्राक्षी ने अपना पर्स उठाया और रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्राक्ष वहीं खड़ा रुद्राक्षी को देखता रह गया। इस लड़की को इतनी जल्दबाजी क्यों है और ऐसा अभी कौन है जिसके लिए यह इतना तैयार होकर जा रही है। इसकी स्माइल तो इसके चेहरे से जा ही नहीं रही है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। वह रुद्राक्षी को रोकने के लिए रूम के बाहर गया। रुद्राक्ष जब तक रूम से बाहर आया उसने देखा रुद्राक्षी तो कब की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ भी जाने लगी है। रुको, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, रुद्राक्ष ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रुद्राक्षी अपनी जगह पर रुकी। उसने पीछे मुड़कर रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है पतिदेव, आपको मुझसे बहस और लड़ाई करने में बहुत मजा आता है, वह मैं वापस आकर आपसे जरूर करूंगी, तब तक के लिए आप अकेले एडजस्ट करिए। ये कहकर रुद्राक्षी जल्दी से वहां से निकल गई। ऐसा भी कौन है जिसके लिए यह मुझे भी ऐसे ही इग्नोर करके जा रही है, ऐसे तो बहुत पतिदेव पतिदेव करती रहती है, रुद्राक्ष ने कहा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया, माने कि एक जेलरस हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था। रुद्राक्ष ने अपने आदमी को भी रुद्राक्षी के पीछे जाने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि रुद्राक्षी ने पहले ही उसे वार्निंग दी थी, अगर वह फिर भी ऐसा कुछ करता तो उसके लिए ही प्रॉब्लम होने वाली थी। तभी रुद्राक्ष के फोन पर जिज्ञासा का कॉल आया। जिज्ञासा का कॉल देखकर रुद्राक्ष ने कॉल पिक किया। उसने कल से अभी तक जिज्ञासा से बात नहीं की थी, जबकि जिज्ञासा ने बहुत बार उसे कॉल किए थे। हेलो रुद्राक्ष, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, जिज्ञासा ने बड़े ही प्यार और मासूमियत से कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने हाँ कहा और फिर वह भी अपने कपड़े पहन जिज्ञासा से मिलने के लिए विला से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जिज्ञासा को लेने ही जा रहा था कि तभी उसके पास आकाश का कॉल आया। रुद्राक्ष ने फोन अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर कॉल पिक किया। हेलो, रुद्राक्ष ने कहा। हेलो बॉस, आपने जो कहा था वह सब तैयार है, अगर आप कहें तो हम अभी अपना काम कर दे, आकाश ने कहा। यह सुनकर रुद्राक्ष ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कल सुबह ठीक 10 बजे तुम्हें वह करना है। ओके बॉस, जैसा आप कहें, तैयार ने कहा। रुद्राक्ष ने फिर कॉल कट कर दिया। एम और मुस्कुराते हुए एम कुछ सोचने लगा, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा को उसके सलून से पिक किया। बी, जिज्ञासा सलून में अपना मेकओवर कराने आई थी। वह अपनी ब्यूटी का ध्यान अच्छे से रखती थी। बी, उसके लिए उसकी खूबसूरती बहुत मायने रखती थी। जिज्ञासा मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की कार में आकर बैठ गई। उसने रुद्राक्ष को अपने गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था तुम मुझे कभी मना नहीं कर सकती। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा को खुद से दूर करते हुए कहा, जिज्ञासा तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो। जिज्ञासा को रुद्राक्ष का ऐसे अचानक खुद से दूर करना पसंद नहीं आया, लेकिन उसे बचपन से पता था रुद्राक्ष को विमेन डिसऑर्डर है। वह तो लड़कियों को अपने आप से 10 कदम दूर रखता है, लेकिन वही उसके इतने पास रह सकती है। लेकिन ये सिर्फ जिज्ञासा की गलतफहमी थी। मैं कैसी लग रही हूँ, जिज्ञासा ने फिर रुद्राक्ष से दूर होकर रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा को ऊपर से नीचे तक देखा। जिज्ञासा ने भी आज एक वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। उसने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और चेहरे पर मेकअप, पर फिर भी पता नहीं क्यों जिज्ञासा रुद्राक्ष को खूबसूरत नहीं लग रही थी। भी ऐसा नहीं था कि जिज्ञासा अच्छी नहीं लग रही थी, वह बहुत अच्छी लग रही थी, पर रुद्राक्षी की खूबसूरती के आगे जिज्ञासा कुछ भी नहीं थी। रुद्राक्षी जैसे खूबसूरती की देवी हो। रुद्राक्षी को वह छोटा सा खूबसूरत चेहरा रुद्राक्ष की नजरों के सामने बार बार आ रहा था, जिसे रुद्राक्ष चाहकर भी भूल नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, जिज्ञासा ने रुद्राक्ष से फिर पूछा। रुद्राक्ष अपनी सोच से बाहर आया। वह यही सोच रहा था, आखिर वह रुद्राक्षी के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा से कहा, खूबसूरत।
रुद्राक्ष का इतना सा कॉम्प्लीमेंट सुनकर ही जिज्ञासा खुश हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था रुद्राक्ष कॉम्प्लीमेंट किसी को नहीं देता है। रुद्राक्ष का खूबसूरत बोलना भी बहुत बड़ी बात थी। जिज्ञासा को लग रहा था कि उसके लाखों रुपए सैलून में खर्च करने का कोई तो फायदा हुआ। उसके बाद जिज्ञासा ने थोड़ी मासूमियत से कहा, मुझे पता है रुद्राक्ष तुम मुझसे नाराज हो, मुझे भी अपनी गलती रियलाइज हुई, मुझे कल उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मैं रुद्राक्षी से सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहते कहते जिज्ञासा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कैसे भी करके रुद्राक्ष को अपनी बातों में फंसाना चाहती थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें रियलाइज हो गया, यह अच्छी बात है, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा भी मुस्कुरा दी। वह बस रुद्राक्ष के सामने खुद की इमेज को डाउन नहीं करना चाहती थी। तो फिर आज हम डिनर करने के लिए चले, तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे ना? जिज्ञासा ने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से रुद्राक्ष ने का हाथ पकड़ उससे पूछा। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वैसे भी आज रुद्राक्षी तो घर पर थी, नहीं तो वह वहां किसके साथ डिनर करता? जिज्ञासा ने अपने फेवरेट होटल में ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वह बहुत खुश थी, उसने रुद्राक्ष को मना लिया। वही रुद्राक्ष के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था, आखिर रुद्राक्षी कहाँ गई होगी। रुद्राक्ष और जिज्ञासा कार से बाहर आए। जिज्ञासा ने एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए प्लान किया था। उस होटल की खासियत ये थी, उसके चारों तरफ कांच से बनी हुई दीवारें थी, इसलिए होटल के अंदर का सारा सीन बाहर आराम से देखा जा सकता था। जब वह लोग होटल की तरफ जा रहे थे तभी जिज्ञासा का ध्यान होटल की विंडो की तरफ गया, जहां से देखते हुए जिज्ञासा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिसका कहीं और ध्यान था। रुद्राक्ष, क्या वह रुद्राक्षी है? जिज्ञासा ने होटल के अंदर एक टेबल की तरफ इशारा किया। रुद्राक्ष ने जब जिज्ञासा की बात सुन उस तरफ देखा, वहां रुद्राक्षी एक लड़के के गले लग रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह दोनों बहुत करीब थे, जिसे देखकर कोई भी यही कहता कि इन दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। रुद्राक्ष लगातार उस तरफ ही देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने खुद से ही कहा, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर इससे मिलने के लिए आए हैं, वह भी इतना तैयार होकर। क्या ये रुद्राक्षी का दोस्त है? पर मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की अपने दोस्त को अपने इतने करीब आने की परमिशन देगी। दोस्तों तो मेरे भी है, पर मैं हमेशा उनसे हाय हेलो ही करती हूँ, और दोस्तों वाला हक तो अलग होता है। इसने जिस तरीके से उस लड़के को गले लगाया, उससे साफ पता चल रहा है ये लड़का जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। वह लगातार रुद्राक्षी और उस लड़के को ही देखे जा रहा था। उस लड़के ने रुद्राक्षी के गालों को खींचा और उसका हाथ पकड़ उसे चेयर पर बिठाया। रुद्राक्ष और जिज्ञासा को उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़के ने अपने सर पर एक कैप लगा रखी थी। रुद्राक्ष, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? जिज्ञासा ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हो सकता है जरूर रुद्राक्षी ने इसके साथ मिलकर ही तुमसे शादी करने का प्लान बनाया हो। मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों ही तुम्हारे पैसों के पीछे हैं। आज जिस होटल में यह आए वह इनके लिए कितना महंगा है, तुम्हें तो अच्छे से पता है। यहाँ केवल वीवीआईपी ही आते। मुझे नहीं लगता रुद्राक्षी के पास इतने पैसे होंगे, जरूर उसने ये सब तुम्हारे पैसों से ही किया है, जिज्ञासा ने कहा। वह रुद्राक्षी से बदला लेना चाहती थी और रुद्राक्षी ने खुद उसे इसका मौका दे दिया। जिज्ञासा की बात सुनकर जितना गुस्सा रुद्राक्ष को नहीं आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा रुद्राक्ष को उसे लड़के के रुद्राक्षी को छूने से आ रहा था। रुद्राक्ष के दिमाग में बार बार बस रुद्राक्षी और उस लड़के का गले मिलना आ रहा था। जिज्ञासा ने रुद्राक्ष को अंदर चलने के लिए कहा। वह दोनों ही होटल के अंदर गए। होटल के अंदर जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की टेबल के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था तुम बहुत शातिर हो, इसीलिए तुम रुद्राक्ष की जिंदगी में आए ताकि तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ ऐशो आराम से जिंदगी बिता सको। जिज्ञासा की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने अपने सामने देखा। उसके ठीक सामने जिज्ञासा और रुद्राक्ष खड़े थे। उन दोनों को देखकर रुद्राक्षी हैरान रह गई। रुद्राक्षी हैरानी में अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, आप यहाँ? रुद्राक्ष ने एक रुद्राक्षी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। वह बस रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। हमें तो यहाँ पर आना ही था, वरना हमें कैसे पता चलता तुम यहाँ ऐसे इस लड़के के साथ खुलेआम घूम रही हो। पर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम कभी रुद्राक्ष के आसपास भी नहीं दिखोगी। देखो कैसे मैं तुम्हें रुद्राक्ष की जिंदगी से बाहर निकालती हूँ, जिज्ञासा ने शातिर मुस्कान के साथ कहा। चैप्टर 203 तुम खेलो खेल, मैं तुम्हें किस करता हूँ।
और तुम होती कौन हो? रुद्राक्षी को रुद्राक्ष की जिंदगी से बाहर निकलने वाली रुद्राक्षी के सामने वाली चेयर पर बैठे शख्स के मुंह से आवाज निकाली। वह आवाज सुनकर रुद्राक्ष और जिज्ञासा दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वह आवाज बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल किसी लड़की की आवाज के जैसे। वह लड़की खड़ी हुई, उसने अपने पीछे मुड़कर रुद्राक्ष और जिज्ञासा की तरफ देखा। जैसे ही जिज्ञासा ने उसका चेहरा देखा, वह हैरान रह गई। वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। जिज्ञासा ने ऊपर से नीचे तक ध्यान से उसे देखा। उसने कपड़े जरूर लड़कों के पहन रखे थे और अपने बालों को भी उस कैप के अंदर छुपा रखा था, पर वह एक लड़की थी। रुद्राक्ष भी हैरान था, उसे भी लगा था ये लड़का होगा। उसकी आंखें भी धोखा खा गई। तुम तो एक लड़की हो, जिज्ञासा ने उस लड़की से कहा। उस लड़की ने मुस्कुराती हुए अपने सिर से कैप निकाली। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। मैं जो भी हूँ मैडम, पर तुम ये बताओ तुम कौन हो और तुम ऐसे रुद्राक्षी से कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उस लड़की ने गुस्से में जिज्ञासा से कहा। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह से जिज्ञासा ने रुद्राक्षी से बात की थी। मैं जिज्ञासा ओसवाल हूँ और तुम जिस लड़की की बात कर रही हो ना, इसने मेरे बॉयफ्रेंड से जबरदस्ती शादी कर ली, इसलिए मैं इससे किसी भी तरीके से बात कर सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिज्ञासा ने गुस्से में कहा। उस लड़की को रोकने के लिए रुद्राक्षी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसकी ये दोस्त उसकी नहीं सुनने वाली थी। जिज्ञासा की बात सुनकर उस लड़की ने जिज्ञासा के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, जहां तक मैं जानती हूँ रुद्राक्ष वंसल कॉर्पोरेशन का सीईओ कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी उससे जबरदस्ती शादी कर ले, और अगर तुम्हें इतना ही डर था तो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पल्लू में बांध कर रखना चाहिए था। हे तुम मुझे से ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जिज्ञासा ने उस लड़की को उंगली दिखाते हुए कहा। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा की उंगली को अपनी एक उंगली से नीचे किया और फिर कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम एक निहायती गिरी हुई लड़की हो जिसका नाम जिज्ञासा ओसवाल है, ओसवाल कंपनी के मालिक की बेटी। अपनी इंसल्ट सुनकर जिज्ञासा बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने अपने पास में खड़े रुद्राक्ष की तरफ देखा जो उस लड़की से कुछ भी नहीं कह रहा था। जिज्ञासा ने गुस्से में रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष तुम इसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की? क्या अब कोई भी राह चलता है इंसान आकर मेरी इंसल्ट कर देगा और तुम ऐसे चुप रहोगी? जिज्ञासा की बात सुनकर उस लड़की ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा। रुद्राक्ष ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, आयशा जिज्ञासा को गलतफहमी हुई थी इसीलिए उसने ऐसे बिहेव किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे समझाना चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले चेक कर लिया करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता रुद्राक्ष की तुम्हारी पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है? ऐसी लड़की को तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है? आई मीन सीरियसली, आयशा ने अपनी आंखों को गोल घूमते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे यह बात समझ में नहीं आखिर रुद्राक्ष इस लड़की का नाम कैसे जानता है और ये लड़की भी रुद्राक्ष को उसके नाम से क्यों बुला रही है, जबकि यह अच्छे से जानती है रुद्राक्ष वंसल कौन है। तुम रुद्राक्ष से ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम होती कौन हो रुद्राक्ष को कुछ भी बोलने वाली? अगर मैं चाहूं तो अभी रुद्राक्ष से कहकर इंडिया से गायब करवा सकती हूं, जिज्ञासा ने गुस्से में कहा। जिज्ञासा की यह बात सुनकर रुद्राक्षी हंसने लगी। उससे अपनी हंसी और देर तक कंट्रोल नहीं हुई। रुद्राक्षी की हंसी देखकर आयशा ने भी रुद्राक्षी की तरफ देखा और जिज्ञासा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। जिज्ञासा कंफ्यूज थी कि आखिर ये दोनों उसकी तरफ देखकर हंस क्यों रही है, क्या उसने कोई जोक सुनाया? आयशा ने कहा, तुम्हें पता है मिस जिज्ञासा, मुझे अब तक लगा था कि तुम्हारे पास दिमाग कम है, पर ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए कि रुद्राक्ष मुझे जानता है और मैं भी रुद्राक्ष को उसके नाम से बुला रही हूं, तो इसका मतलब साफ है मैं कोई राह चलती इंसान तो हो नहीं सकती। फिर तुम कौन हो? जिज्ञासा ने पूछा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने आगे आकर कहा कि डॉक्टर आयशा नंदा परिवार की इकलौती। इस बार हैरान होने की बड़ी जिज्ञासा की थी। उसे नहीं लगा था कि रुद्राक्षी की कोई इतनी पावरफुल और अमीर दोस्त भी होगी। जिज्ञासा नंदा परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। नंदा परिवार और वंसल परिवार के बीच में काफी अच्छा रिश्ता था। हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों परिवारों के बीच सालों पुरानी दोस्ती थी।
नंदा परिवार डॉक्टर फील्ड से था। इंडिया में मौजूद ऑलमोस्ट हॉस्पिटल नंदा परिवार की ही थे, जिनमें बजाज कॉरपोरेशन ने भी उनका बहुत साथ दिया। भूषण बजाज और नंदा परिवार के ही दोनों ही बचपन के दोस्त थे। इन दोनों परिवारों की दोस्ती पूरी दुनिया को पता थी। रुद्राक्ष दिल ही दिल में खुश था। रुद्राक्षी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, ये बात उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी ना दी। जिज्ञासा आयशा को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसे अच्छे से पता था नंदा परिवार को वह नाराज नहीं कर सकती। नंदा परिवार वंसल परिवार जितना पावरफुल ना हो, पर वंसल परिवार में नंदा परिवार के हर एक सदस्य की काफी इज्जत थी। आप बहुत कम इवेंट्स अटेंड करती हूँ, इसीलिए शायद मैं आपको नहीं जानती, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फालतू में पब्लिक फिगर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लो प्रोफाइल ही मेंटेन करती हूँ, वरना बहुत से चिपकू लोग चिपक जाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जिज्ञासा ने कुछ नहीं कहा। फिर आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर पूछा, तो इसका मतलब है तुम अपने जिस हस्बैंड की बात कर रही थी वह कोई और नहीं रुद्राक्षी था? रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन रुद्राक्ष की तरफ देखकर हाँ में हिला दी। आयशा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। चाहे वह और रुद्राक्ष दोस्त ना हो, पर उन दोनों के बीच में इतनी बातचीत तो हुई थी कि वह एक दूसरे के लिए अनजान भी नहीं थे। रुद्राक्ष की तरफ देखकर आयशा ने रुद्राक्षी से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। तुम दोनों की जोड़ी सुपर्ब है। तुम इतनी सुंदर खूबसूरत आए हाय, और रुद्राक्ष इतना हैंडसम है, बिल्कुल आग हो तुम दोनों। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी को भी बहुत खुशी हुई। उसकी जिंदगी में आयशा बहुत मायने रखती थी। आयशा रुद्राक्षी की बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर से भी ज्यादा बढ़कर थी। वही जिज्ञासा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष, तुम्हें आर्टिफिशियल चीजों पर ध्यान न देकर रियल पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आर्टिफिशियल सामान ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो रियल होता है वह हमेशा साथ रहता है। मन में बस तुम इतना कहना चाहूंगी भी कि मेरी दोस्त को कभी दुखी मत करना। रुद्राक्षी अच्छों के साथ बहुत अच्छी है, आयशा ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस रुद्राक्षी की तरफ देखने लगा। जिज्ञासा वहां खड़ी गुस्से में तिल मिला रही थी, पर वह इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वहां पर आयशा खड़ी थी। आयशा, अब डिनर करते हैं, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्ष, अगर तुम चाहो तो हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आयशा ने जिज्ञासा को नहीं कहा था। जिज्ञासा को इंसल्टिंग फील हो रहा था। वैसे भी उसने आज के लिए बहुत तमाशा कर दिया था, पर जिज्ञासा वहां से नहीं जाना चाहती थी। वह रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के साथ नहीं छोड़ सकती थी। ऊपर से आज तो आयशा भी वहां पर थी। जिज्ञासा कुछ भी कहती उससे पहले ही उसके फोन रिंग किया। जिज्ञासा ने देखा तो उसके डैड का कॉल था। अपने डैड से बात करने के बाद जिज्ञासा ने माने की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्ष, मुझे अभी जाना होगा। डैड अभी लंदन के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर में ही उनकी फ्लाइट है। वह मुझसे मिलना चाहते हैं भी, मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद जिज्ञासा ने एक बार आयशा और रुद्राक्षी की तरफ देखा। वह यहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसके डैड ने उसे धमकी दी थी, इसलिए जिज्ञासा को वहां से जाना ही पड़ा। रुद्राक्ष फिर रुद्राक्षी और आयशा के साथ मिलकर डिनर करने लगा। डिनर करते वक्त रुद्राक्षी ने तो रुद्राक्ष पर ध्यान नहीं दिया, पर आयशा का ध्यान उन दोनों पर ही था। रुद्राक्ष अपनी नजरों को चुराते हुए रुद्राक्षी को देख रहा था। ये देख आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक नया गुलाब खिल रहा है, अभी जितना खिला है उतना बहुत खूबसूरत है, पर जब पूरा खिलेगा तब सब महकेगा। दुनिया देखेगी, दुनिया जलेगी, पर यह गुलाब हमेशा खिलता ही रहेगा। आयशा ने अपनी प्लेट में अपनी चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए रुद्राक्षी और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा। आयशा की आवाज सुन उन दोनों ने उसकी तरफ देखा। रुद्राक्षी को तो अच्छे से पता था कि आयशा हमेशा ऐसे शेरो शायरी करती ही रहती है, पर रुद्राक्ष इस बारे में नहीं जानता था। रुद्राक्ष मुलाकात सिर्फ एक दो बार ही आयशा से हुई थी। जब आयशा इंडिया वापस आई थी और वंसल फैमिली के मेंबर से मिलने वंसल मेंशन गई थी, उस वक्त रुद्राक्ष भी रुद्राक्ष मेंशन में ही था। तभी उसकी मुलाकात आयशा से हुई थी, वरना अभी भी वंसल फैमिली के बहुत से मेंबर्स हैं जो आयशा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? रुद्राक्षी ने आयशा से पूछा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, दिल में आया तो बोल दिया। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन ना में हिलाए। आयशा ने अपने खाने की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। वह होटल एक वीआईपी रेस्टोरेंट था, इसलिए वहां पर बहुत सी फैसिलिटी अवेलेबल थी।
साइड में एक यंग लड़का गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था, उसके पीछे उसकी पूरी टीम थी। वह लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे थे पर आयशा को कुछ सही नहीं लगा। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैं अभी आई। ये कहकर आयशा वहां से चली गई। रुद्राक्षी उसे रोकती इससे पहले ही आयशा उस म्यूजिशियन के पास चली गई और उनसे मुस्कुराते हुए कुछ बातें करने लगी। आयशा का चार्म कुछ और ही था, इसीलिए कोई उसे किसी चीज के लिए मना ही नहीं कर पाता। आयशा जितने गुस्से वाली थी उतनी ही नटखट भी। ये तुम्हारी दोस्त क्या कर रही है? रुद्राक्ष ने आयशा की तरफ देखकर रुद्राक्षी से पूछा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, वह सिर्फ मेरी दोस्त नहीं आपकी भी कुछ लगती है। और जहां तक बात रही मेरी दोस्त की, वह इतनी समझदार है, जो करेगी अच्छा ही करेगी, किसी की तरफ बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं जो पागलों जैसी हरकतें करें। रुद्राक्ष अच्छे से समझ रहा था रुद्राक्षी जिज्ञासा और उसे ही टॉन्ट मार रही है। चाहे रुद्राक्षी इतनी देर शांत क्यों ना हो, पर अब वह रुद्राक्ष को टॉन्ट मार मार के बहुत सताने वाली थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को घूरा। रुद्राक्षी ने फिर अपने गालों पर हाथ रख मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा। वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी, इसलिए रुद्राक्ष की नजरें भी उस पर से हट ही नहीं रही थी। वैसे कितने अजीब बात है ना, आयशा ने आपको भी उल्लू बना दिया। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने पाउट बनाया। उस रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों की नज़र भी ना चाहते हुए रुद्राक्षी पर जा रही थी। वह लोग रुद्राक्षी से इसलिए बात नहीं कह रहे थे या क्योंकि उसके साथ रुद्राक्ष वंसल बैठा था, जो वंसल ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ था। उसे पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती थी। रुद्राक्ष का यहाँ ऐसे हॉल में बैठना ही बहुत बड़ी बात थी, वरना वह हमेशा इस होटल में अपने प्राइवेट रूम में ही जाता जो उसके लिए स्पेशली बनवाया गया था। रुद्राक्ष ने जब देखा वहां मौजूद लोगों का ध्यान रुद्राक्षी पर है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से रुद्राक्षी की यह क्यूटनेस देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाए। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के चेहरे के सामने अपना चेहरा किया था ताकि कोई और रुद्राक्षी को ना देख सके। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ऐसे यह पाउट हो गया नहीं बनाना चाहिए? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्षी के वह रेड लिप्स बिल्कुल चेरी की तरह लग रहे थे। क्यों, क्या अब आपको मेरे पाउट बनाने से भी प्रॉब्लम है? मैं तो बनाऊंगी, रुद्राक्षी ने कहा और एक बार फिर बहुत क्यूट सा पाउट बना लिया। रुद्राक्षी का वह पाउट देखकर रुद्राक्ष का मन रुद्राक्षी के होठों को अपने होठों में दबाने का कर रहा था। कैसा लगेगा जब तुम्हारा यह पाउट मेरे होठों के बीच में होगा? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने तुरंत अपने होठों को बिल्कुल सही कर लिया, वह अच्छे से जानती थी। चैप्टर 204 लड़कियों का पता लगाना। रमन बैंककर्ट। रुद्राक्ष ऐसा कर भी सकता है और यहाँ पर उसकी दोस्त आयशा के साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। उनके सामने रुद्राक्षी अभी के जैसा कुछ भी नहीं चाहती थी। क्या हुआ, तुमने पाउट बनाना बंद क्यों कर दिया? बनाओ ना, फिर हम दोनों साथ में ये गेम खेलेंगे, देखते हैं कौन जीता है। रुद्राक्ष ने बड़े ही फ्लर्टिंग तरीके से कहा। रुद्राक्ष का ये रूप देखकर रुद्राक्षी हैरान थी। हमेशा उन दोनों में अपनी ऐसी बातें रुद्राक्षी किया करती थी और रुद्राक्ष शर्माता था, पर रुद्राक्ष आज कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। क्या आपकी उस गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ खिलाया था? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जागी जागी सोई न मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए। जागी जागी सोई न मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए। अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, निया भुलाई मैंने तेरे लिए। रुद्राक्ष कुछ भी कहता उससे पहले ही उन लोगों को एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देने लगी। पूरे हॉल में वह मीठी सी आवाज गूंज रही थी। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष में उस तरफ देखा, वहां आयशा अपनी आंखों को बंद किए माइक में गाना गा रही थी। उसके साइड में ही वह गिटार प्लेयर गिटार बजा रहा था और बाकी लोग पियानो और बाकी इंस्ट्रूमेंट। वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। वह प्यार भरा गाना सुनकर रुद्राक्षी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वह अपनी नजरें चुराते हुए रूट की तरफ देख रही थी। हाँ, ये सच था, उसकी जिंदगी का प्यार रुद्राक्ष ही था। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई तेरे लिए। झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूं तेरे लिए, होना कभी तू जुदा तेरे लिए। झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूं तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। आयशा उससे गाने को गाए जा रही थी। उससे ये तक नहीं पता था, उसके इस गाने से पता ही नहीं कितने लोगों के दिल में हलचल सी होने लगी थी। व्योम, जो उसी होटल के रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था, उसने जब इस गाने की आवाज सुनी तो वह भी अपने रूम से बाहर आ गया। वह देखना चाहता था कि आखिर यह गाना गा कौन रहा है।
हूँ भीगी भीगी रात मैन लेकर के तुझको साथ मैन मदहोश हुए जाए हमा फासले करने दे कमजरा पास तू मेरे धीरे से चुज्जा मुझे खो जाऊं तेरे प्यार मैं बाहों में भर ले मुझे वो तेरे लिए झूमूं। व्योम जब हॉल में आया उसने देखा एक लड़की गाना गा रही थी। उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए व्योम उसका चेहरा नहीं देख पाया। वह उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गिटार प्लेयर उस लड़की के चेहरे के सामने आ गया, जिससे व्योम उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा, तेरे लिए झूमूं। दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा हूँ। भिखारी तेरी खुशबू जिंदगी की तलाश में डूबे लम्हे मेरे हर पल तेरे एहसास में। व्योम भी वहीं खड़े होकर गाने को सुनने लगा। उसके होठों पर मुस्कान थी और दिल में दर्द जिसे वह कम करना चाहता था, पर वह कम ही नहीं हो रहा था। उसे अपने दिल का इलाज कहीं मिल ही नहीं रहा था। वह सुकून के लिए पता नहीं कब से तड़प रहा था, जिसको उसने दुनिया के हर एक कोने में ढूंढा। आज ये गाना सुनकर उसे अपने दिल में सुकून महसूस हो रहा था। तभी व्योम का एक दोस्त उसे बुलाने के लिए आया। व्योम वहां अपने दोस्तों के साथ आया था। व्योम फिर अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया। उसने एक नज़र फिर उस लड़की की तरफ देखा और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मेरे ख्वाब कहने लगे पलकों में रख ले इन्हें, थोड़ा चैन मिल जाएगा तो इशारा कर दे इन्हें। ओ तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा, तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा। जागी जागी सोई न मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए, अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, उनियां भुलाई मैंने तेरे लिए। गाना खत्म होने के बाद आयशा ने अपनी आंखें खोली और फिर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष और रुद्राक्षी की तरफ देखा। तभी रुद्राक्षी के फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज को देख रुद्राक्षी की आंखें सख्त हो गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और रुद्राक्ष से वॉशरूम जाने का कहकर वहां से अपना फोन लेकर चली गई। रुद्राक्ष ने भी रुद्राक्षी के चेहरे के बदले हुए वही एक्सप्रेशंस देख लिए थे, पर उसने रुद्राक्षी से कुछ कहा नहीं। वॉशरूम में आकर रुद्राक्ष ने अक्षय को कॉल किया। दूसरी तरफ से अक्षय की आवाज आई, हेलो रुद्राक्षी, मैंने मलिक के गोडाउन में जाकर चेक किया, वहां पर अंजलि तो मिल गई, पर कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको पहले ही वहां से बाहर भेज दिया गया है। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचा। उसने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, क्या तुम्हें पता चला वह लोग इंडिया से बाहर गए हैं या अभी तक इंडिया में ही है? रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, नहीं, अभी तक वह इंडिया से बाहर नहीं गए, पर वह लोग किस रास्ते से इंडिया से बाहर जाएंगे अभी तक हमें इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इसका मतलब है लड़कियों को शिफ्ट किया गया है, पर कहाँ यह है सिर्फ मलिक को पता होगा। क्या तुमने मालिक से पता करने की कोशिश की? रुद्राक्षी ने कहा, हाँ, पुलिस मलिक से पूछताछ कर रही है, पर उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। अक्षय ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि उसको मार देना चाहिए, एक बार में काम खत्म हो जाता। रुद्राक्षी ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा। रुद्राक्षी का गुस्सा देखकर अक्षय ने कहा, अगर हम उसे मार देते तो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर बाकी लड़कियों को कहाँ शिफ्ट किया गया है? रुद्राक्षी ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, तुमने पहले बताया था मलिक के साथ उसके इस बिजनेस में एक और आदमी शामिल था, क्या तुम्हें उस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? क्या पता चला वह आदमी कौन है? अभी तक तो नहीं, पर हमारे आदमी कल सुबह तक हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर ने रुद्राक्षी शांति से कहा, ठीक है, फिर कल सुबह हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही हम आगे कुछ करने के बारे में सोचेंगे। तब तक तुम इंस्पेक्टर मान से बात करो और उनसे कहो मलिक के जेल में होने की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर यह खबर बाहर आ गई तो वह आदमी जरूर चौकन्ना हो जाएगा और हो सकता है कि वह उन सभी लड़कियों को जल्दी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दे। ठीक है रुद्राक्षी, जैसा तुम कहो, मैं इंस्पेक्टर मान से बात करता हूं, अक्षय ने कहा। उसके बाद अपनी ने कॉल कट कर दिया। रुद्राक्षी ने अपना मुंह धोया और फिर अपने आप को शांत कर वापस बाहर की तरफ आने लगी। तभी रुद्राक्षी किसी से टकरा गई। जब रुद्राक्षी ने अपने सामने देखा तो उसके सामने एक हैंडसम सा चेहरा था। आई एम सॉरी, व्योम ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। उसकी नज़र रुद्राक्षी पर पड़ी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये कहकर रुद्राक्षी फिर वहां से चली गई। व्योम भी आगे जेंट्स वॉशरूम की तरफ चला गया। रुद्राक्ष, जो कब से रुद्राक्षी का इंतजार कर रहा था, उसने जैसे रुद्राक्षी को उसकी तरफ आता देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह रुद्राक्षी को ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। रुद्राक्षी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे डर लग रहा था कहीं रुद्राक्षी पर कोई परेशानी ना आए।
क्या हुआ पतिदेव जी, क्या आपको मेरी याद आ रही थी? अब नहीं भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की बात सुनकर उसे घूरकर कहा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी। तभी आयशा वहां पर आई। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, अब तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, रुद्राक्षी ने कहा। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, डिनर तो हो गया है, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं घर जाकर आराम करने वाली हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, रुद्राक्षी आयशा ने कहा और फिर रुद्राक्षी के गले मिल वहां से चली गई। आयशा के जाने के बाद रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, हमें भी अभी चलना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा? रुद्राक्ष, वंसल को कहीं भी जाने आने से पहले तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, फिर रुद्राक्ष के हाथ में अपना हाथ डाले, कहा, ठीक है, फिर आप जहां मैं वहां। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ अपनी आंखें छोटी कर देखा। ये लड़की उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपने गुस्से को कम कर रुद्राक्षी के साथ होटल से बाहर आ गया। वह दोनों ही फिर वापस घर चले गए। अगले दिन सुबह रुद्राक्षी अपने रूम में बैठी लैपटॉप पर न्यूज़ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पर जाकर रुक गई, जिसमें दिखाया जा रहा था कि रमन, जिसने जिज्ञासा की पार्टी में उसके साथ बदतमीजी की थी, उसकी फैमिली बैनक्रॉफ्ट हो चुकी है। उसका सारा फैमिली बिजनेस एक दिन में ही सड़क पर आ गया था। रमन भी कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं था, पूरे इंडिया में उसका बिजनेस फैला हुआ था, पर इतनी जल्दी उसका बिजनेस खत्म हो जाना, इससे साफ पता चल रहा था कि किसी ने अब रमन को बर्बाद किया है। पर इसके पीछे कौन है, यह अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। इसकी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, इसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वैसे भी यही डिजर्व करता था। अगर यह खुद बर्बाद ना होता तो मैं इसे बर्बाद कर देती। वही अपने स्टडी रूम में बैठा रुद्राक्ष कुछ फाइल्स देख रहा था। आकाश ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, सर, काम हो गया है, मिस्टर रमन की कंपनी खत्म हो चुकी है, कोई भी शेयर होल्डर उनका साथ नहीं देगा, हमने पहले ही सभी को खरीद लिया है। वेरी गुड, रुद्राक्ष ने आकाश की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष कैसे उस आदमी को छोड़ सकता था जिसने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा था? चाहे वह रुद्राक्षी को अपनी बीवी ना मानता हो, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर जेलेसी गई थी जो वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका बदला उसने रमन से कुछ इस तरीके से लिया। वही आकाश को भी समझ में नहीं आया कि रुद्राक्ष ने ऐसा क्यों किया। उसे भी अच्छे से पता था जो रमन ने रुद्राक्षी के साथ किया था, पर वह रुद्राक्ष से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता था। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको सिटी के एक अंधेरे जंगल में एक आदमी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह खड़े होकर गुस्से से सामने वाले इंसान को घूरते हुए कहता है, QR, अगर तुम दोनों किसी काम के नहीं रहे तो यहाँ से जा सकते हो, तुम रुद्राक्षी का पता नहीं लगा सकते, वह कहा है। जिस पर क्यू थोड़ा खुद को संभालते हुए कहते हैं, किंग, हमने ए के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लगता है ए मिस्टर वंसल के साथ बाहर गई है। हमने इतने महीने से रुद्राक्षी की फैमिली पर नजर गड़ाई हुई है, लेकिन वहां से कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली। रुद्राक्ष एल की तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। किंग अच्छे से जानता था रुद्राक्षी और एल कितने करीब है। एल जरूर जानता होगा कि रुद्राक्षी कहाँ है, लेकिन एल हमेशा से ही रुद्राक्षी के लिए वफादार रहा है। उसने किंग की तरफ सरकेस्टिक स्माइल करते हुए कहा, सही वक्त के समय रुद्राक्षी वापस आ जाएगी, बस ये मत भूलना, जो उसका है वो सिर्फ उसका है। वो न कभी किसी की कैद में रही है, न ही कोई उसे बंदी बना सकता है। वह एक आज़ाद पंछी है, उसे शादी जैसी जंजीरों से नहीं, प्यार से बांधा जा सकता है। वह इंसान ये समझ गया वही रुद्राक्षी के लायक है, चाहे वह रुद्राक्ष वंसल ही क्यों न हो। किंग एल को गुस्से से देखते हुए अपने हाथ की मुठ्ठियां बांध लेता है। गुस्से से उसकी हाथ की नसें उभर कर बाहर नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। चैप्टर 205, राहिल की नीति के लिए दीवानगी। रुद्राक्षी की मां की हिस्ट्री मिस्टीरियस। वही अपने स्टडी रूम में बैठा रुद्राक्ष कुछ फाइल्स देख रहा था। आकाश ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, सर, काम हो गया है, मिस्टर रमन की कंपनी खत्म हो चुकी है, कोई भी शेयर होल्डर उनका साथ नहीं देगा, हमने पहले ही सभी को खरीद लिया है।
वेरी गुड, रुद्राक्ष ने आकाश की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष कैसे उस आदमी को छोड़ सकता था जिसने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा था, चाहे वह रुद्राक्षी को अब अपनी बीवी ना मानता हो, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर जेलेसी गई थी जो वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका बदला उसने रमन से कुछ इस तरीके से लिया। वही आकाश को भी समझ में नहीं आया कि रुद्राक्ष ने ऐसा क्यों किया। उसे भी अच्छे से पता था जो रमन ने रुद्राक्षी के साथ किया था, पर वह रुद्राक्ष से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता था। रुद्राक्षी की फैमिली के बारे में और कुछ पता चला? रुद्राक्ष ने आकाश से पूछा। आकाश ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, हमारे एजेंट ने पता करने की पूरी कोशिश की पर अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हमें एक छोटा सा क्लू तक नहीं मिला कि आखिर मैम की मॉम है कौन और उनकी शादी किसे हुई थी। उनकी मॉम का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ तक कि मिस्टर अमरजीत शर्मा को मिसेज सुरभि अनाथालय में पली बढ़ी ये बताया गया था। रुद्राक्ष आकाश से पूछता है, क्या मेक्सिको सिटी में रुद्राक्षी की फैमिली बिल्कुल सेफ है? जिस आकाश अपना सिर हाँ में हिला देता है। आकाश को भी यह बात बहुत अजीब लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की डिटेल्स उन लोगों के हाथ ना लगे? वह लोग तो 50 साल पुरानी फैमिली की डिटेल्स भी निकलने में माहिर थे। फिर रुद्राक्षी की जिंदगी के ऐसे कौन से पहलू थे जो वह देख ही नहीं पा रहे थे? आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपने हाथ में पकड़े पेन को गोल घुमाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में आकाश की बातें ही घूम रही थी। रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, और कितनी पहेलियां छिपाए बैठी हो। दूसरी तरफ एक लड़की कुछ बच्चों से बातें कर रही थी। अच्छा बच्चों, अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, हम कल मिलते हैं, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर उन सभी बच्चों ने उस लड़की को बाया बाया बोलते हुए कहा, बाया बाया नीति, मैं हम सब कल मिलते हैं। ये कहकर वह बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वहां से चले गए। नीति एक स्कूल टीचर थी जो बच्चों के साथ बहुत खुश रहती है। बच्चों से बातें करना, उनसे हंसी मजाक करना ही नीति का सबसे फेवरेट काम था। दिखने में काफी सिंपल पर खूबसूरत, नीति की सिंपलिसिटी ही उसकी खूबसूरती थी। उसने एक येलो एंड व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था जो उसकी निखरती त्वचा को और भी ज्यादा निखार रहा था। नीति ने अपने बालों को पीछे कलचम में बांध रखा था। उसकी बालों की वह दो लेटें बार बार उसके गालों को छू रही थी। नीति ने एक कैब रोकी और उसे अपने घर चलने के लिए कहा। रास्ते में उसने देखा कैब वाले ने गाड़ी उसके घर की तरफ न ले जाकर किसी और रास्ते की तरफ मोड़ दी है। ये देखकर नीति ने कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर उस तरफ नहीं है। कैब वाले ने नीति को कोई जवाब नहीं दिया और फिर कार की स्पीड तेज कर दी। ये देखकर नीति बहुत ज्यादा डर गई। नीति लगातार कैब रोकने के लिए कह रही थी पर मानो उस ड्राइवर के कानों में नीति की आवाज ही ना पड़ रही हो। नीति ने तुरंत अपना फोन निकल उसे ड्राइवर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने अभी कैब नहीं रोक तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। एक बार फिर वह ड्राइवर चुप ही रहा। ये देखकर नीति ने तुरंत अपने फोन में पुलिस का नंबर डायल किया, पर तभी उसका ध्यान नेटवर्क पर गया जहां साफ पता चल रहा था कि यहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। नीति को पता नहीं था कि उस कैब में जैमर लगा हुआ था, इसलिए वह किसी को भी कॉल या मैसेज नहीं कर सकती थी। तभी कैब वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। नीति तुरंत डरते हुए कैब से बाहर आए और वहां से भागने लगी। वह भाग ही रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। उसका नाजुक सा शरीर एक सख्त शरीर के टकरा गया जिसके कारण उसे हल्का दर्द भी हो रहा था। नीति ने जैसे ही अपने चेहरे को ऊपर कर देखा, उसकी आंखों में हैरानी आ गई। इस आदमी को वह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, आखिर वह इसे कैसे भूल सकती थी। राहिल ने नीति की कमर पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में कहा, बेबी क्या तुमने मुझे इतना मिस किया कि ऐसे भागते हुए मेरे गले लग रही हो? नीति ने तुरंत अपना हाथ राहिल के सीने पर रख उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही नीति राहिल से दूर हुई उसने देखा वहां आसपास राहिल के ही आदमी थे और उसके ड्राइवर ने भी राहुल के सामने अपना सर झुका रखा था। वह पूरा एक खाली मैदान था जहां हर तरफ राहुल के बॉडीगार्ड्स काले कपड़े पहने स्टेट पोजीशन में उनकी तरफ पीठ करे खड़े थे। ये देखकर नीति को समझने में देर नहीं लगी, यह सब कुछ राहिल का किया हुआ है। क्या अब आप ये सब भी करने लगे हैं? नीति ने गुस्से में राहिल की तरफ देखते हुए कहा। राहिल ने मुस्कुराते हुए अपने कदम नीति की तरफ बाए और फिर नीति के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर कहा, तुम्हारे लिए मैं हर हद पार करने को तैयार हूं।
मैंने कहा ना, वह सब गलती से हुआ, उसने मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? नीति ने नम आंखों से राहेल की तरफ देखते हुए कहा। राहेल ने नीति को खींचकर अपने करीब किया और नीति के आंखों में आंसू को साफ करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारे आंखों में मुझे सिर्फ प्यार देखना है मेरे लिए, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, नीति ने कहा। नीति की बात सुनकर राहेल, जो कब से बहुत प्यार और शांति से उससे बातें कर रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। राहेल ने तुरंत अपने होठों नीति के होठों पर रख दिए और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। नीति की आंखों से आंसू बह जा रहे थे, वह राहेल से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह कर नहीं पा रही थी। गुस्सा थोड़ा कम होने के बाद जब राहेल को एहसास हुआ उसने क्या किया, वह तुरंत नीति से दूर हुआ। उसने नीति के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था नीति, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो, तुम्हें भी एक ना एक दिन मुझसे प्यार होगा भी, तुम खुद मुझसे कहोगी। नीति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राहेल को कैसे समझाए, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राहेल ने अपने हाथों से नीति की आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा, बेबी मैंने कहा ना, तुम रो नहीं सकती, मुझे घर जाना है, नीति ने राहेल से कहा। नीति की बात सुनकर राहेल ने मुस्कुराते हुए नीति को अपने गले लगा कर कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। राहुल की बात सुनकर नीति ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राहेल ने नीति से बहस करना ठीक नहीं समझा, वह नहीं चाहता था नीति फिर से रोने लगे, इसलिए उसने नीति की बात मानी और अपने एक बॉडीगार्ड से नीति को उसके घर छोड़कर आने के लिए कहा। नीति वहां से जाती इससे पहले ही राहेल ने नीति की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात याद रखना बेबी, तुम मेरी दीवानगी हो, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं सब कुछ पर बर्बाद कर दूंगा। नीति भी राहुल की आंखों में उस जुनून को साफ देख सकती था जिससे उसे बहुत डर लगता था। नीति ने बस अपने गर्दन हाँ में हिलाई, फिर कैब में जाकर वापस बैठ गई। बेबी तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, राहेल ने जाती हुई उस कैब की तरफ देखते हुए कहा। कैब में बैठी नीति ने सीट से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखों को बंद कर मन में कहा, हम कभी एक नहीं हो सकते, मैं चाह कर भी कभी आपके साथ नहीं रह सकती। यह सोचते हुए नीति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, उसके दिल में दर्द हो रहा था। राहेल बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता, उसे अपने पास रखने की बातें करता, उसकी दीवानगी, उसका जुनून देखकर नीति का डर बढ़ता ही जा रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। रंधावा मैंशन में व्योम घर के अंदर आया। मेहर जो हॉल में ही सोफे पर बैठी पल्लवी जी से बातें कर रही थी, उनका ध्यान जैसे ही व्योम पर गया उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने व्योम के पास आकर उसके गालों को छूते हुए कहा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा था ना, ज्यादा दिन तक मुझसे दूर मत रहा करो। ये कहते हुए मेहर की इमोशनल हो गई। व्योम ने मुस्कुराते हुए अपनी मॉम का हाथ पकड़ कहा, माँ मैंने कहा था ना, आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों दिखती है मुझे? क्यों तुम बार बार वहां जाते हो? क्यों तुम सब कुछ भूल नहीं सकते? व्योम तुम्हारी यह हालत को देखकर सब लोग कितना परेशान है, मेहर जी ने कहा। मेहर जी की बात सुनकर व्योम का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वह ऐसा दिख रहा था जैसे कोई पत्थर हो। व्योम ने कहा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। विशाखा जी अपूर्णा जी से कहती है, माँ देखो न व्योम कितना हो गया है, जो भाई और जी को अपने की फिक्र न करन की बोल रहा है। व्योम विशाखा के को छूकर कहता है, बुआ आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, फूफा नहीं दिख रहे हैं। विशाखा जी व्योम के कानों को खींचते हुए, बहुत बड़े हो गए हो, जो बात को बदल रहे हो, मेरा बस चले तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाओ और भाभी के लिए अच्छी बहू लेकर आओ। पल्लवी जी ने आगे आकर मेहर जी के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें अच्छे से पता था व्योम मेहर जी की बात नहीं मानने वाला, पर वह नहीं चाहती थी मेहर जी की बातें सुनकर व्योम और भी ज्यादा अपसेट हो जाए। व्योम ने अपनी मॉम की तरफ देखा और उनके दोनों हाथों को पकड़ प्यार से कहा, माँ आप मेरी फिक्र मत करिए, समय के साथ हो सकता है मेरे जख्म भी भर जाए, पर तब तक के लिए मुझे अपने इन जख्म में रहना ही सुकून देता है। मेहर जी ने अपनी नज़र ऊपर कर व्योम की तरफ देखकर कहा, उसके बाद क्या तुम आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में? मेहर जी की बात सुनकर व्योम ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, जिंदगी किसकी कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता होता ना। वहां का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए पल्लवी जी ने मुस्कुराते हुए व्योम से कहा, व्योम तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कितना कुछ हो गया? व्योम ने अपनी छोटी माँ की तरफ देखा और फिर कंफ्यूजन में कहा, मेरे जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया?
मेहर जी समझ गई, पल्लवी जी ने ये सब वहां का माहौल ठीक करने के लिए कहा है। उन्होंने भी अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया। वह भी नहीं चाहती थी व्योम उनकी वजह से और ज्यादा परेशान हो जाए। वह तो यही सोचकर खुश थी कि आखिर उनका व्योम गया, वापस तो आ गया। रुद्राक्षी अपने रूम में ही बैठी थी कि तभी उसके पास अक्षय का कॉल आया। हेलो अक्षय, क्या तुम्हें पता चला कि रुद्राक्ष के साथ कौन मिला हुआ है? रुद्राक्षी ने पूछा। हाँ, रुद्राक्ष के साथ अमित शुक्ला मिला हुआ है। वह रुद्राक्ष से भी बड़ा डीलर है, पर अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते हुए कहा, हम सबूत इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि वह उन सारी लड़कियों को पहले ही इंडिया से बाहर भेज दे। हमें सब कुछ उसे शुक्ला के मुंह से ही उगलवाना होगा। तुम पता करो शुक्ला कहाँ मिलेगा। शुक्ला अभी कहाँ पर है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे आदमी से पता चला है शुक्ला रोज रात को डार्क नाइट बार जाता है, अक्षय ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं सब हैंडल करती हूँ, तुम वहां आ जाना जब मैं कॉल करूँ। रुद्राक्षी ध्यान से अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कॉल पर कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुक्ला की बात कर रहा हूं। उसे जिंदा रखना, उसके बिना हम आगे की इस केस को नहीं सॉल्व कर सकते। तुम्हें क्या मैं कोई मर्डरर दिखाई देती हूँ जो मैं उसका मर्डर कर दूंगी? रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसे अच्छे से पता था रुद्राक्षी गुस्से में है, शुक्ला को बचाते हुए कहीं वह खुद ही रुद्राक्षी के हाथों मारा ना जाए। रुद्राक्षी अभी भी लगातार उस फोन को ही घूरे जा रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, वह कैसे भी करके शुक्ला के मुंह से सब कुछ निकलवाए। उसे शुक्ला के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने थे और वह इतने स्ट्रांग होने चाहिए जिससे शुक्ला इस जन्म में कभी जेल से बाहर ही ना आ पाए। चैप्टर 206 रुद्राक्ष का चोरी छुपे नूडल्स खाना क्लब डांस। रुद्राक्षी अपनी सोच में ही थी, तभी उसके फोन पर कॉल आया। रुद्राक्षी ने कॉल पिक कर कहा, हेलो। रुद्राक्षी की आवाज सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से आयशा की गुस्से भरी आवाज आई, हेलो की बच्ची, क्या तू शादी के बाद इतनी बोरिंग हो गई है कि पार्टी करना ही छोड़ दिया? पहले तो कैसे मेरे आने पर हम हमेशा पार्टी किया करते थे, क्लब में जाया करते थे। अरे ऐसी बात नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा। फिर कैसी बातें? मुझे कुछ भी नहीं पता। आज हम दोनों पार्टी करने के लिए चल रहे हैं एंड डेट्स फाइनल, आयशा ने जिद करते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हम सिर्फ पार्टी करने ही नहीं, कुछ एडवेंचरस करने के लिए भी जाएंगे। क्या तुम रेडी हो रुद्राक्षी स्टाइल कुछ करने के लिए? रुद्राक्षी की आवाज में वो एक्साइटमेंट सुनकर ही आयशा समझ गई थी कि जरूर रुद्राक्षी के दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है, और यह पहली बार नहीं था। उसने रुद्राक्षी के साथ पता नहीं कितने ही ऐसे काम किए थे। आयशा ने भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी को ओके कहा। रुद्राक्षी ने आयशा को रात में तैयार रहने के लिए कहा और फिर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्षी ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, पता नहीं इस भूख का मैं क्या करूं, हर वक्त लगती ही रहती है। ये कहकर रुद्राक्षी रूम से बाहर नीचे हॉल में आई। हॉल में आकर उसने सर्वेंट से पूछा, किचन कहाँ पर है? सर्वेंट ने रुद्राक्षी से कहा, मैं आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको लाकर दे दूंगा। सर्वेंट की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। सर्वेंट ने अवनी को फिर किचन का रास्ता बता दिया। रुद्राक्षी किचन की तरफ गई। किचन में बहुत से शेफ खड़े थे। रुद्राक्षी को देखते ही उन सभी शेफ ने रुद्राक्षी को सर झुकाकर विश किया। रुद्राक्षी ने उन सब से कहा, आप सब लोग बाहर जाए, मुझे कुछ बनाना है। रुद्राक्षी की बात सुनकर उन सब ने दूसरे की तरफ देखा। फिर हेड शेफ ने आगे आकर कहा, आप हमें बता दीजिए आपको क्या बनाना है, हम बना कर दे देंगे। आप वह नहीं बना पाएंगे, मुझे जो खाना है वह सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर हेड शेफ ने कहा, मैम आप चिंता मत कीजिए, हमें हर एक तरफ का खाना आता है, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, हर एक वैरायटी का। उस शेफ के मुंह से निकली खाने की वैरायटी का नाम सुनकर ही रुद्राक्षी को चक्कर से आने लगे थे। उसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा ना था। रुद्राक्षी ने उन सभी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना, मैं अपने आप बना लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए।
रुद्राक्षी के बहुत बार बोलने पर वह शेफ वहां से चले गए। सिर्फ हेड शेफ वहां पर रुका हुआ था, वह भी रुद्राक्षी को सामान पकड़ाने के लिए। रुद्राक्षी को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रुद्राक्ष के विला का किचन इतना बड़ा था कि उसे सामान मिलना बहुत मुश्किल था। अगर वह यहाँ सामान ढूंढती तो शायद आज उसे पूरा दिन यही लग जाना था। रुद्राक्षी ने गहरी सांस लेकर किचन में चारों तरफ देखा। उसने फिर हेड शेफ से कहा, आप मुझे जो जो मैं बोलती हूँ वह सामान लाकर दे दीजिए। हेड शेफ पूरे दुनिया के टॉप 5 शेफ में से एक था, जिसको रुद्राक्ष ने अपना खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया था। वह आज हेल्प का काम कर रहा था। हेड शेफ ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और रुद्राक्षी को इस सम्मान देने लगा जो जो अवनी मांग रही थी। रुद्राक्षी के पीछे खड़ा लगातार रुद्राक्षी को देखे जा रहा था कि आखिर रुद्राक्षी बनाकर आ रही है। रुद्राक्ष जब आकाश के जाने के बाद नीचे हॉल में आया, उसने देखा सारे शेफ बाहर हॉल में साइड में एक रूम में खड़े हैं। ये देखकर रुद्राक्ष ने रूडली कहा, क्या आप लोगों के पास कोई काम नहीं है जो आप यहाँ खड़े हैं? रुद्राक्ष की बात सुनकर घर के बटलर ने आगे आकर अपना सर झुकाकर कहा, सर वह मैम किचन में खाना बना रही है, उन्होंने ही इन सभी लोगों को बाहर भेजा है। इन लोगों ने तो बहुत बार मैम को मना भी किया था, पर मैम ने इन्हें बाहर जाने के ऑर्डर दिए। बटलर की बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। वह फिर किचन की तरफ देखने लगा जहां से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रुद्राक्ष ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। रुद्राक्ष जब किचन के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा हैंड शेफ साइड में अपना सर झुकाए रुद्राक्षी क्या कर रही है ये देख रहा था। वही रुद्राक्षी बड़े ही फोकस और चेहरे पर मुस्कान के साथ कुछ बना रही थी। रुद्राक्षी की नजर जैसे ही रुद्राक्ष पर पड़ी, रुद्राक्ष ने उसे वहां से जाने को कहा। हेड शेफ चुपचाप वहां से चला गया। रुद्राक्ष किचन के अंदर आया। उसने रुद्राक्षी के पीछे खड़े होकर देखा। रुद्राक्षी नूडल्स बना रही थी। उसके नूडल्स बहुत अजीब दिख रही थे। जब खाना बनाना आता ही नहीं है तो क्यों फालतू में एक्सपेरिमेंट कर रही हो? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपने पीछे देखा। रुद्राक्ष वहां खड़ा अजीब सा मुंह बनाए उसके नूडल्स को देख रहा था। रुद्राक्षी रुद्राक्ष को देखते हुए कहती, मिस्टर रुद्राक्ष तुम भूल गए मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। लकी वो तुम हो जो मुझे जला हुआ खाना खिला रहे थे, मैंने खाना बनाया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मुझे जितना खाना बनाना आता है उतने में मेरा पेट भर जाएगा। घर में बहुत से शेफ हैं, तुम उनसे भी कह सकती हो। मैं नहीं चाहता तुम ये खाकर मर जाओ और फिर मेरी फैमिली मुझ पर इल्जाम लगाए मैंने तुम्हें जहर देकर मार दिया। रुद्राक्ष ने सेल्फ से टिकर रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के करीब जाकर उसके सीने पर अपने हाथ चलाते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, अभी तो हम दोनों को बहुत कुछ करना है। ये कहते हुए रुद्राक्षी अपनी आंखों में नशा लिए रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष भी लगातार रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे इम्प्रेस कर दोगी? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराए। उसने फिर से गैस के पास जाकर कहा, मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो ये मानती है आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मेरा सिंपल सा फंडा है, कोई दिल दे तो ठीक, वरना उसका दिल लेकर भाग जाओ। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी होने की तरफ देखा। रुद्राक्षी ने गैस की फ्लेम को बंद किया। रुद्राक्षी ने नूडल्स की खुशबू में लेते हुए कहा, मुझे कभी भी तो लगता है शायद मैं वर्ल्ड की बेस्ट शेफ हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने सोचा, अगर ऐसा है तो उसके घर पर जो शेफ है वह झाड़ू पोछा करने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं, मैंने सिर्फ अपने जितने बनाए हैं, अगर आपको खाना भी हो तो मैं फिर कभी आपको बनाकर खिलाऊंगी, आज नहीं। रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर कहा, फिर अपने नूडल्स को बाउल में निकाल बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को जाती हुए देखा और फिर वह भी रुद्राक्षी के पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ गया। रुद्राक्षी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने अपने नूडल्स टेबल पर रखे, फिर उनको स्पून में लेकर ऊपर किया ताकि वह ठंडे हो जाए। उनमें से बहुत तेज भाप निकल रही थी। रुद्राक्ष ने एक नज़र रुद्राक्षी के बने नूडल्स की तरफ देखा जिनमें बहुत सी वेजिटेबल्स थी, साथ में एक अलग खुशबू आ रही थी जो रुद्राक्ष ने कभी किसी खाने में से नहीं आती देखी थी। रुद्राक्ष का इंटरेस्ट पता नहीं क्यों रुद्राक्षी के उन नूडल्स में बढ़ता ही जा रहा था। रुद्राक्षी की नज़रों से साफ पता चल रहा था वह नूडल्स कितने टेस्टी होंगे। रुद्राक्षी नूडल्स का पहला बाइट लेने ही वाली थी कि तभी रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, तुम्हारा फोन कब से रिंग कर रहा है, तुम्हें पता भी है?
रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा, फिर उससे ध्यान आया कि उसने अपना फोन तो जल्दबाजी में रूम में ही छोड़ दिया था। रुद्राक्षी को लगा शायद आयशा यानी अक्षय में से किसी का कॉल होगा, इसलिए वह तुरंत वहां से उठी और सीधे अपने रूम की तरफ अपना फोन देखने के लिए चली गई। वहीं रुद्राक्षी के जाने के बाद रुद्राक्ष ने उस नूडल्स के बाउल की तरफ देखा, फिर चेयर पर बैठकर नूडल्स खाने लगा। नूडल्स का पहला बाइट लेने के बाद मानिक ने खुद से ही कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैंने ऐसे नूडल्स पहले भी कहीं खाए हैं, ऐसा ही टेस्ट पहले भी मैंने किसी चीज में टेस्ट किया है। रुद्राक्षी वापस आए इससे पहले ही रुद्राक्ष ने उन नूडल्स की 2-3 बाइट ले ली, फिर रुद्राक्ष वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। रुद्राक्षी जब रूम में आई उसने देखा उसके फोन पर एक भी कॉल नहीं था। ये देखकर वह हैरान रह गई। वह वापस नीचे आई, उसने देखा रुद्राक्ष साइड में खड़ा है। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, इसमें तो कोई कॉल नहीं आया है। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी तरफ देखकर अपने कंधे उस्काते हुए कहा, क्या तुमने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट समझा है? जो मुझे पता होगा तुम्हारा फोन रिंग कर रहा था या किसी और का पर्सनल असिस्टेंट ना सही पर्सनल पति तो हो आप मेरे। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वापस चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा बाउल में नूडल्स कम है। ये देखकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ अपनी आंखें छोटी कर कहा, आपने मेरी नूडल्स खाए हैं, आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े सीईओ होकर चोरी करते हुए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं यह अनहेल्दी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने उन नूडल्स की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, जबकि दिल ही दिल में उससे वह नूडल्स और भी खाने थे। वहीं वहां मौजूद सर्वेंट खड़े हैरानी में रुद्राक्ष की तरफ देख रहे थे। उन लोगों ने साफ देखा था रुद्राक्ष ने कैसे रुद्राक्षी के नूडल्स में से 3-4 बाइट जल्दी जल्दी खाए थे। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने वापस अपने उसे बाउल की तरफ देखा। उसने सोचा शायद उसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने नूडल्स खाने लगी। शाम को रुद्राक्षी तैयार होने लगी। वह आज पार्टी करने के लिए जाने वाली थी और वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आखिर आयशा और वह इतने दिनों बाद जो साथ में टाइम स्पेंड करने वाली थी। रुद्राक्षी ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स के साथ ब्लैक कलर का ही टॉप पहने नीचे आई। उसने अपने बालों को कल कर रखा था। रुद्राक्ष जो हॉल में ही सोफे पर बैठा था, उसका ध्यान जैसे ही रुद्राक्षी पर गया वह सोचने लगा, अवनी कहाँ जा रही है, वह भी ऐसे तैयार होकर। रुद्राक्षी मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर पूछा, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की बात सुनकर उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपका अपनी उस चिप गर्लफ्रेंड के साथ मेरा पीछे करने का इरादा है? तो मैं पहले ही बता दूं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी जिंदगी में आपके सिवाय कोई नहीं है प्यारे पतिदेव। आखिर मुझे आपसे इतना प्यार जो है मैं कैसे किसी और के पास जा सकती हूँ? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की उंगली पकड़ उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे दूर रहकर बात नहीं कर सकती? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने सोफे पर बैठे रुद्राक्ष के ऊपर पूरी तरीके से बैंड होते हुए कहा, हम दोनों पति पत्नी हैं, अगर एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे? वंसल फैमिली को भी तो अपना वारिस चाहिए। तो तुम्हारा प्लान यह है? रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी हंसने लगी। रुद्राक्षी ने हंसते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, माय डार्लिंग हस्बैंड, मेरा प्लान क्या है ये पता करने के लिए आपको दिन रात मेरे बारे में सोचना होगा, तब जाकर शायद आप समझ पाएंगे मैं क्या करना चाहती हूँ। ये कहकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरह एक आंख मारी और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रुद्राक्षी को जाते देखकर रुद्राक्ष के दिमाग में बस यही चल रहा था, वह कैसे इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे, ये तो उसे भी नहीं पता था। रुद्राक्षी सीधे कार लेकर क्लब गई। रास्ते में ही उसे आयशा भी मिल गई। वह दोनों ही रेस लगाती हुई क्लब पहुंची। चले आयशा में रुद्राक्षी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। रुद्राक्षी में आयशा की हाथ पर ताली मारकर मुस्कान के साथ कहा, धमाल करने। वह दोनों ही फिर क्लब के अंदर की तरफ चली गई। यह मनाली का सबसे फेमस बार था जहां पर अमीर लोग आया करते थे। आयशा और रुद्राक्षी की खूबसूरती देखकर हर कोई उन्हें ही देख रहा था, पर उन दोनों का ध्यान ही वहां मौजूद किसी भी इंसान पर नहीं था। वह दोनों तो यहां पर पार्टी करने के लिए आई थी। रुद्राक्षी ने बार काउंटर से 2 शॉट्स के ग्लास लिए और आयशा को एक ग्लास देते हुए कहा, स्टार्ट हो जा।
उन दोनों ने चेस किया, फिर एक ही सांस में वह दोनों गिलास खाली कर दिए। हर कोई उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। आयशा रुद्राक्षी को लेकर स्टेज पर गई। वह दोनों ही एक्साइटमेंट और जोश के साथ वहां पर डांस करने लगी। चैप्टर 207 जिज्ञासा रुद्राक्ष कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। रूम 102। हर कोई उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। आयशा रुद्राक्षी को लेकर स्टेज पर गई। वह दोनों ही एक्साइटमेंट और जोश के साथ वहां पर डांस करने लगी। बेईमान दिल बड़ा बेईमान होता नहीं, आसान इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतू, देखूंगी देखेगा तू। लो दिल से शर्त लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई ज़माना कहे लत ये गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई ज़माना कहे लत ये गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई ये। उन दोनों को किसी से भी मतलब नहीं था। वह दोनों एक दूसरे में ही गम होकर नाच रही थी। बार में बहुत सारे केबिन भी बने हुए थे जो अलग अलग फ्लो पर थी। वही ऊपर के फ्लो पर ही एक केबिन में बैठा वीर लगातार रुद्राक्षी को ही देखे जा रहा था। केबिन के चारों तरफ ग्लास था जिससे केबिन में अंदर बैठे लोग बाहर का नजारा साफ देख सकते थे। वीर की गहरी आंखें लगातार रुद्राक्षी पर ही बनी हुई थी। रुद्राक्षी की नज़र तभी बार के डोर पर पड़ी जहां से एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 40 साल की होगी वह अंदर आ रहा था। उस आदमी को देखते ही रुद्राक्षी पहचान गई, यह आदमी शुक्ला ही था। रुद्राक्षी ने आयशा को उस तरफ इशारा किया। आयशा ने भी उस तरफ देखा जहां से शुक्ला अपने भाई के साथ क्लब के अंदर आ रहा था। आयशा ने अपनी आंखें झपका कर रुद्राक्षी की तरफ देखा। वह दोनों ही समझ गई कि उन दोनों को आगे क्या करना है। शुक्ला अपने भाई के साथ वहीं सोफे पर जाकर बैठ गया। भैया देखिए ना उन दोनों लड़कियों को जो वहां डांस कर रही है, कितनी खूबसूरत है ना। शुक्ला के भाई ने रुद्राक्षी और आयशा की तरफ इशारा करते हुए शुक्ला से कहा। शुक्ला जो वहां सोफे पर बैठा शराब पी रहा था, उसने अपना चश्मा नीचे कर आयशा रुद्राक्षी की तरफ देखा। उन दोनों की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आज रात का शिकार हमें मिल गया है। मन तो कर रहा है अभी इन दोनों को एक साथ अपनी बाहों में भर लो। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मेरे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। शुक्ला ने भाई ने नाराजगी से कहा। अपने भाई की बात सुनकर शुक्ला ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं रॉकी, तुम उस दूसरी वाली को ले जाना, यह मेरी तरफ से तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। अपने भाई की बात सुनकर रॉकी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। आयशा की तरफ देखते हुए रॉकी यही सोच रहा था कि आज की रात उसकी कितनी हसीन होने वाली है। तभी आयशा और रुद्राक्षी भी उन दोनों के पास वाले सोफे पर ही जाकर बैठ गई। आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, डांस करते करते कितनी गर्मी लगती है ना। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने भी अपनी गर्दन हमें दिला दी। तभी उन दोनों के सामने ही किसी ने जूस के गिलास दिए। उन गिलास को देखकर रुद्राक्षी और आयशा ने सामने की तरफ देखा जहां शुक्ला और उसका भाई रॉकी खड़ा था। खूबसूरत हसीनाओं के चेहरे पर थकान और पसीना अच्छा नहीं लगता, शुक्ला ने कहा। शुक्ला की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है लड़कियों के बारे में बहुत नॉलेज है आपको। रुद्राक्षी की बात सुनकर शुक्ला ने हंसकर कहा, लड़कियों के बारे में नहीं, सिर्फ खूबसूरत हसीनाओं के बारे में है। और आप दोनों ही इतनी खूबसूरत है कि आपके बारे में तो पता करना ही होगा। रॉकी ने भी आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। आयशा ने रॉकी की तरफ देखकर कहा, वैसे आप कौन है। रॉकी ने आयशा को अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम रॉकी है और यह मेरे भैया है मिस्टर शुक्ला, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन होकर भी इतनी अच्छी फ्लर्टिंग स्किल्स मानना पड़ेगा। रुद्राक्षी ने शुक्ला की तरफ देखते हुए कहा। शुक्ला को ऐसे लगा शायद रुद्राक्षी उसके पैसों के कारण उस पर फलेट हो गई है। उसे यही लग रहा था कि उसका रास्ता अब साफ है। वैसे तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रही हो, इतनी खूबसूरत होने की बात भी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रॉकी ने आयशा के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा। रॉकी की यह हरकत देखकर आयशा ने मुस्कुराते हुए रॉकी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर रॉकी के गालों पर प्यार से अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा, क्या है ना, लड़के तो बहुत आए पर कोई तुम्हारी तरह नहीं था जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ हो। आयशा की बात सुनकर रॉकी तो फूले नहीं समा रहा था। वही शुक्ला के दिमाग में रुद्राक्षी और आयशा को देखकर यही चल रहा था, वह और उसका भाई इन दोनों के साथ अपनी रातें रंगीन कर इन्हें किसी बड़े आदमी को अच्छी खासे दामों में बेच देंगे। शुक्ला से रुद्राक्षी को देखकर ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। शुक्ला ने रुद्राक्षी के पैरों पर अपना हाथ रख रुद्राक्षी से कहा, तुम्हें अपनी खूबसूरती ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए जान, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जो तुम्हें पसंद हो, चाहे वह कुछ भी हो, पर इसके बदले तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं।
शुक्ला की बात सुनकर आयशा ने अपने मन में कहा, रुद्राक्षी तो समझ रही है तुम क्या कहना चाहते हो, पर सड़े हुए आलू जैसी शक्ल के शायद तुम नहीं समझ रहे रुद्राक्षी तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है, मुझे तो अभी से तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। रुद्राक्षी ने शुक्ला के उस हाथ की तरफ देखा जो उसके पैरों पर था। उसका मन तो कर रहा था वह अभी शुक्ला का हाथ तोड़कर इस बार के झूमर पर लटका दे, पर उसने अपने इरादों को अपने मन में रखते हुए एक सेडेक्टिव स्माइल के साथ शुक्ला की तरफ देखा, फिर शुक्ला के हाथों में अपना हाथ डाले कहा, तो हम यहाँ अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। शुक्ला रुद्राक्षी की बात का मतलब अच्छे से समझ गया, उसे ये देखकर अच्छा लगा रुद्राक्षी इतनी फास्ट है। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तुम जितनी हॉट हो उतनी ही फास्ट भी। शुक्ला ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा। शुक्ला की बात सुनकर रुद्राक्षी भी उसके साथ हंसने लगी। जान चलो हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, शुक्ला ने रुद्राक्षी के बालों के साथ खेलते हुए कहा। रुद्राक्षी ने शुक्ला की तरफ देखकर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद शुक्ला ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ उसे वहां से लेकर चला गया। वहीं ऊपर कैबिन में बैठा वीर लगातार रुद्राक्षी को अपनी आंखें छोटी कर घूरे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है, रुद्राक्षी ऐसा क्यों कर रही है, क्या सच में रुद्राक्षी ऐसी ही है। वही जिज्ञासा जो अपने दोस्तों के साथ वीर के उस कैबिन में ही थी, उसने भी अवनी और शुक्ला को साथ में देख लिया था, पर उससे आयशा का चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि आयशा की पीठ उसकी तरफ थी। उसने रुद्राक्षी और शुक्ला की एक वीडियो बनाई और उसे रुद्राक्ष को सेंड करते हुए एक डेविल मुस्कान के साथ रुद्राक्ष को कॉल किया। रुद्राक्ष, तुम्हें लगा था ना कि मैं रुद्राक्षी को लेकर गलत सोच रही हूं, तो मैंने तुम्हारे फोन में एक वीडियो भेजी है, वह देखकर जल्दी से मूनलाइट बाहर आ जाओ। ये कहकर जिज्ञासा ने कॉल कट कर दिया। वीर, जिसने जिज्ञासा की बातें सुन ली थी, उसने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है रुद्राक्ष तुम्हारा हो जाएगा। रुद्राक्ष मेरा ही है, जिसे जिज्ञासा ने एटीट्यूड के साथ वीर की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर वीर ऐसे मुस्कुराए जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। वीर ने अपने ग्लास से एक सिप लेते हुए जिज्ञासा से कहा, या तो तुम बहुत भोली हो या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शातिर हो। जिज्ञासा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो वीर को जवाब देना चाहती थी, पर उसे भी अच्छे से पता था वीर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे लोगों से डील करना बखूबी आता है। ऐसे ही नहीं, वह रुद्राक्ष का बिजनेस राइवल है। रॉकी ने जब देखा उसका भाई रुद्राक्षी को लेकर वहां से चला गया है, उसने भी आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर बहुत शोर है और भीड़ भी, हम लोग मेरे रूम में चलते हैं। रॉकी की बात सुनकर आयशा ने उसकी तरफ देखा। वह रॉकी की बात बहुत अच्छी सी समझ रही थी। सब कुछ उसके और रुद्राक्षी के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। आयशा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ कहा और रॉकी के साथ वहां से चली गई। रुद्राक्ष, जो अपनी कार में बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था, जिज्ञासा की कॉल पर बात सुनकर उसने अपना फोन देखा। उसने जैसे ही जिज्ञासा की भेजी हुई वह वीडियो प्ले की, उसकी आंखें सर्द हो गई। रुद्राक्ष ने अपने ड्राइवर को तुरंत मूनलाइट बाहर चलने के लिए कहा। रुद्राक्ष का मन शुक्ला को जान से करने का कर रहा था। उसने देखा जिस तरह से शुक्ला ने रुद्राक्षी के पैरों पर हाथ रखा, तब रुद्राक्षी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने खुद शुक्ला के हाथों में अपना हाथ डाल उसे मुस्कुराते हुए कुछ कहा। उनकी बातें साथ सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनके मुंह से साफ पता चल रहा था कि वह क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ अक्षय अपने घर पर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर रुद्राक्षी करने क्या वाली है। उसे बहुत डर लग रहा था कहीं रुद्राक्षी कुछ गलत ना कर दे, पर वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय रुद्राक्षी के फोन आने का वेट करने के। शिवांगी जब से उसे दिन पार्टी से आई कि उसने ना ही तो घर पर ठीक से कुछ खाया था, ना ही वह किसी से ज्यादा बात करती। शिवांगी पहले एक चुलबुली सी लड़की थी जो सभी लोगों से मस्ती करती थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, पर उस दिन के बाद से राहिल ने कभी शिवांगी को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। सब लोगों की खुशी के लिए शिवांगी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर आ जाती, जिसे देखकर सबको साफ पता चला कि शिवांगी यह जबरदस्ती कर रही है। राहिल का मन तो कर रहा था वह कियान की जान ले ले, जिसने उसकी बहन को इतना ज्यादा दुखी कर दिया था, पर सिर्फ शिवांगी के कारण ही राहिल कुछ नहीं कर पा रहा था। राहिल की मॉम पुष्पा ने राहिल के रूम में आकर उससे पूछा, राहिल ने जैसे ही अपनी मॉम को अपनी रूम में देखा, उसने कहा, मोनमा आप यहाँ क्या, आपको कुछ काम था।
क्या शिवांगी के साथ कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता? वह जब से वापस आए हैं उदास और खोई हुई है। पुष्पा जी ने कहा, उन्हें बहुत दिनों से यह बात परेशान कर रही थी। उन्होंने सोचा था वह राहिल से इस बारे में बात करेगी। अपनी मॉम की बात सुनकर राहिल ने उनसे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है वह अपने दोस्तों को मिस कर रही हो, आप चिंता मत करिए। राहिल की बात सुनकर पुष्पा जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद राहिल सोचने लगा, उसे कैसे भी करके शिवांगी के दिमाग में से वह सब निकालना ही होगा। अगर शिवांगी उन सब के बारे में ही सोचती रही तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। दूसरी तरफ क्लब में रुद्राक्ष क्लब आया। रुद्राक्ष को देखते ही क्लब में मौजूद हर कोई हैरान था। रुद्राक्ष वंसल आखिर यहाँ कर क्या रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष कभी किसी क्लब में नहीं आया करता था। रुद्राक्ष बहुत कम पब्लिक जगह जाया करता, उसे ज्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं था। रुद्राक्ष का ऑरा ही अलग था। ऊपर से रुद्राक्ष के चेहरे पर आज काफी सख्त एक्सप्रेशंस थे, जिससे हर कोई रुद्राक्ष से दूरी बनाए खड़ा था। जिज्ञासा ने जैसे ही रुद्राक्ष को वहां देखा, वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे आए। वीर ने जब रुद्राक्ष को देखा, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह भी जिज्ञासा के पीछे पीछे नीचे जाने लगा। जिज्ञासा ने रुद्राक्ष के पास आकर कहा, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ देखा। मैं तुम्हें दिखाती हूँ वह इस वक्त कहाँ पर है। मैंने पता करवाया, वह इस वक्त उस आदमी के साथ रूम नंबर 103 में है, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष के आंखों में गुस्सा दिखने लगा, पर वह गुस्सा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। रुद्राक्ष और जिज्ञासा वहां से जाते इससे पहले ही वीर हाथों में वाइन का ग्लास लिए उनके पास आया। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, रुद्राक्ष, वंसल की बीवी ने आखिर उसे बार में आने को मजबूर कर ही दिया। वीर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी नजरें उठा उसकी तरफ देखा। लगता है तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, इसलिए तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, रुद्राक्ष ने वीर की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी मेरे बिजनेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह तुम्हें अपने घर के इस ड्रामा पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी के पीछे पड़ी है और तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारी बीवी है कहाँ। कितनी अजीब बात है ना रुद्राक्ष। वंसल जो हर किसी की खबर रखता है, उसके पास उसकी बीवी की ही खबर नहीं है। वीर की बातें सुनकर जिज्ञासा को काफी अच्छा लग रहा था। वह यही तो चाहती थी कि रुद्राक्ष को और ज्यादा गुस्सा आए। जितना ज्यादा रुद्राक्ष को गुस्सा आएगा, उतना ज्यादा ही वह रुद्राक्षी को टॉर्चर करेगा। हमें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद जिज्ञासा रुद्राक्ष के साथ वहां से अंदर जाने लगी। वीर भी उन दोनों के साथ ही जा रहा था। वह भी देखना चाहता था आगे क्या होता है। हम ये भी कह सकते हैं उसे रुद्राक्षी में ज्यादा इंटरेस्ट था कि क्या सच में रुद्राक्षी का कैरेक्टर वैसा था। चैप्टर 208 किडनैपिंग, पुलिस का पीछा करना। जिज्ञासा रुद्राक्ष को लेकर क्लब में बने रूम की तरफ गई। रूम नंबर 102 के सामने आते ही जिज्ञासा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ रुद्राक्ष तुम खुद अपनी आंखों से सब देखो। मुझे पता है वह लड़की ठीक नहीं है, ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे सीधे उसे रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के बाद रुद्राक्ष, जिज्ञासा और वीर तीनों हैरान रह गए। जिज्ञासा ने अंदर आकर इधर उधर देखा, पर उसे कहीं पर भी रुद्राक्षी दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा से पूछा, रुद्राक्षी कहाँ पर है? रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा ने कंफ्यूजन में कहा, वह इसी रूम में आई थी उस आदमी के साथ, पर पता नहीं वह दोनों कहाँ चले गए। जिज्ञासा बहुत कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था रुद्राक्षी कहाँ चली गई। उसने अपने आदमी से कहा था रुद्राक्षी पर नजर रखें। तभी वीर की नजर वहीं पड़े एक वास पर पड़ी जो जमीन पर बिखरा हुआ था। वीर ने जमीन से उसे वास के एक टुकड़े को उठाते हुए कहा, लगता है यहाँ कुछ हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने भी उस रूम को अच्छे तरीके से स्कैन किया। वह रूम काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। अगर उस रूम में कोई नहीं था तो वह वास कैसे टूटा? उस वास के एक टुकड़े पर हल्का खून भी लगा था। जिज्ञासा ने तुरंत कॉल कर अपने आदमी को बुलाया। जिज्ञासा का आदमी जैसे ही रूम में आया, जिज्ञासा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से कहीं मत जाना, फिर तुम क्यों गए?
मैं पूरे वक्त इस दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, यहाँ इस रूम से कोई बाहर नहीं गया। उस आदमी ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर जिज्ञासा ने गुस्से में कहा, अगर कोई रूम से बाहर नहीं गया तो क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिज्ञासा का गुस्सा देखकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। जिज्ञासा ने खुद को शांत करते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष मुझे लगता है वह लड़की बहुत ज्यादा शातिर है। उसने जिस तरीके से तुमसे शादी की उसी तरीके से वह यहाँ से भी उस आदमी के साथ कहीं गायब हो गई है। शायद उसे पता चल गया था कि मैंने उसे देख लिया है। काश जिज्ञासा जितना दिमाग रुद्राक्षी के पास है उसका थोड़ा सा तुम्हारे पास होता तो कम से कम तुम्हें इतना तो पता चलत वह तुम्हें कैसे देख सकती है। तुम जहां खड़ी थी वहां से उसे कुछ दिखाई नहीं देने वाला था, और केबिन के अंदर कौन, यह बाहर का कोई नहीं देख सकता, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर जिज्ञासा ने गुस्से में उसे घूरा। वही रुद्राक्ष उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए रूम को ध्यान से देखने लगा। अगर सच में रुद्राक्षी इसी रूम में आई थी तो वह गई कहाँ? तभी रुद्राक्ष की नजर खिड़की पर गई जो खुली दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष ने खिड़की के पास जाकर देखा, वहां से किसी का भी कूद कर बाहर जाना बहुत आसान था। शायद हो सकता है रुद्राक्षी यहीं से ही गई हो, पर उसने ऐसा क्यों किया? रुद्राक्ष के दिमाग में यही चल रहा था। तभी रुद्राक्ष ने पीछे मुड़ जिज्ञासा से कहा, उस वीडियो में रुद्राक्षी के साथ एक और लड़की थी, वह अभी कहाँ पर है? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर जिज्ञासा ने कंफ्यूजन में कहा, कौन सी लड़की? जिज्ञासा की बात सुनकर वीर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम रुद्राक्षी को देखने में इतनी खो गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि रुद्राक्षी के साथ एक और लड़की थी। जिज्ञासा में वीर को गुस्से घूरते हुए कहा, मैंने ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वीर ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़की भी एक आदमी के साथ वहां से चली गई थी। वीर की बात रुद्राक्ष को थोड़ी अजीब लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत आकाश को कॉल किया और उसे क्लब की सीसीटीवी का इंतजाम करने के लिए कहा। लगभग 5 मिनट बाद ही उस रूम में उस होटल का मैनेजर आया। उसने रुद्राक्ष के सामने अपना सिर झुकाया और फिर कहा, मिस्टर कपूर, आपने यहाँ की जो सीसीटीवी की मंगाई है वह मैं लेकर आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। होटल के मैनेजर ने अपने साथ फ्लाई लैपटॉप को रुद्राक्ष के सामने ऑन किया। जिज्ञासा ने टाइम बताया, फिर होटल के मैनेजर ने सीसीटीवी स्टार्ट कर दी। वह सीसीटीवी फ्रंट साइड से ली गई थी, इसलिए उसमें आयशा का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था। उस पूरी सीसीटीवी देखने को बाद रुद्राक्ष के दिमाग में एक ही सवाल था, आयशा और रुद्राक्षी करना क्या चाहती है? आयशा नंदा परिवार की बेटी थी तो वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जरूर कुछ तो ऐसा था जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, पर इस वक्त वह दोनों है कहां पर? सबसे बड़ा सवाल यही था। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। वह सुनकर रुद्राक्ष ने मैनेजर से पूछा, ये सब क्या है? मैनेजर ने रुद्राक्ष को बताते हुए कहा, पुलिस को कुछ ड्रग डीलर की खबर मिली है। उनके हिसाब से इस क्लब में कोई ऐसा है जो ड्रग की डील करता है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस यहां पर आई थी। उस वक्त 2 कार यहां से तेज स्पीड में निकली, इसलिए पुलिस उनके पीछे ही गई हुई है। मैनेजर की बात सुनकर रुद्राक्ष वीर कुछ सोचने लगे। वही जिज्ञासा ने ये सुनकर रुद्राक्ष से कहा, तुम्हें क्या लगता है रुद्राक्ष, वह रुद्राक्षी उस आदमी के साथ कहाँ गई होगी? और यह आयशा नंदा भी रुद्राक्षी के साथ क्यों है? ये सारे सवाल तो उस रूम में मौजूद हर किसी इंसान के चेहरे पर था। 20 मिनट पहले रुद्राक्षी शुक्ला के साथ उस रूम में आई। रूम में आने के बाद शुक्ला ने रुद्राक्षी की कमर पर हाथ रख कहा, बेबी तुम्हें देखकर मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम अभी शुरू करते हैं। ये कहते हुए शुक्ला रुद्राक्षी के टॉप की जेब को पकड़ भी पाता, इससे पहले ही रुद्राक्षी ने शुक्ला के हाथ को पीछे मरोड़ दिया और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, बेबी तुमको उसकी मीनिंग में आज बताती हूँ। रुद्राक्षी के ऐसे बाल खींचने से शुक्ला के मुंह से दर्द की आह निकलती। रुद्राक्षी ने शुक्ला का सर पकड़ उसे वहीं पड़े एक वास से मार दिया, जिससे वह वास वहीं टूटकर चकनाचूर हो गया और शुक्ला भी बेहोश हो चुका था। रुद्राक्षी तुरंत शुक्ला को सहारा देते हुए रूम की खिड़की के पास लेकर गई और उसे वहां से धक्का दे दिया। शुक्ला धड़म की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। रुद्राक्षी ने उस रूम से बाहर खिड़की से जंप लगा दी और फिर कैमरा से बचते हुए शुक्ला को अपनी कार में बैठा दिया। ठीक उसी वक्त आयशा भी शुक्ला के उस भाई रॉकी के साथ अपनी कार में रुद्राक्षी के घर के सामने आई। रुद्राक्षी ने आयशा की तरफ देखा, उसके चेहरे एक कलर मुस्कान थी। वो दोनों ही उससे मुस्कान का मतलब अच्छे से समझ रहे थे।
आयशा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, चलो आज फिर से रेस लगाते हैं। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद उन दोनों ने ही अपनी कार को फुल स्पीड में स्टार्ट किया और उस क्लब से निकल गए। तभी उन लोगों ने देखा पुलिस की कार उनका पीछा कर रही है। ये देखकर दोनों पुलिस के साथ रेस करने लगी। वह पुलिस की जीप को आगे आने का रास्ता ही नहीं दे रही थी। वह दोनों ही पुलिस के साथ चोर पुलिस का खेल खेल रही थी। ये सीन बिल्कुल किसी मूवी के सीन की तरह लग रहा था। आयशा तो कंफ्यूज थी, आखिर पुलिस उनका पीछा क्यों कर रही है। पर रुद्राक्षी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि पुलिस यहाँ पर जरूर शुक्ला के लिए आई होगी। रुद्राक्षी इतनी आसानी से शुक्ला को पुलिस के हाथों नहीं दे सकती थी। उसे कैसे भी करके शुक्ला के मुंह से सारा सच निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था। अगर रुद्राक्षी शुक्ला को पुलिस के हाथों में दे देती तो जरूर शुक्ला अगले दिन ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता, जो रुद्राक्षी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पुलिस वाले लगातार उन लोगों को माइक में रोकने के लिए कह रहे थे, पर रुद्राक्षी और आयशा ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ही रुद्राक्षी और आयशा की कर कखर पुलिस की नजरों से गायब हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला आखिर पुलिस रुद्राक्षी और आयशा को पकड़ी भी कैसे। रुद्राक्षी और आयशा दोनों ही बहुत अच्छी कार रेसर थी। उन्हें कर चलने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। पुलिस की कार से दूर आने के बाद रुद्राक्षी ने अपने ब्लूटूथ कानों में लगाए और फिर अक्षय को कॉल किया। अक्षय ने जैसे ही कॉल पिक किया उसने रुद्राक्षी से पूछा, हेलो, क्या वह ठीक है, वह जिंदा है ना। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और थोड़ी देर में अड्डे पर सामान लेकर आओ, जो मैंने तुमसे कहा था। ये कहकर रुद्राक्षी ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वह अक्षय की बकवास को और नहीं सुनना चाहती थी। वही रुद्राक्षी की बातें सुनकर अक्षय भी समझ गया था कि शुक्ला को रुद्राक्षी ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है और आगे भी रुद्राक्षी उसके साथ कुछ ना करे, इसलिए वह जल्दी से अपने घर से निकल गया। चैप्टर 209 अरे अंकल, बुढ़ापे में भी जवानी सूझ रही है ऐसे। आयशा और रुद्राक्षी ने अपनी कार एक सुनसान सी जगह पर रोकी। रुद्राक्षी अपनी कार से बाहर आई, उसके साथ ही आयशा भी रुद्राक्षी कार से बाहर आई। उन दोनों की कार की लाइट अभी तक ऑन थी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखा, फिर कार के बोनट पर बैठ कहा, कैसा लगा, मजा आया ना। आयशा भी अपनी कार के बोनट पर बैठ गई। वह दोनों ही वहां कार पर लेटी हुई थी। आयशा ने हंसते हुए कहा, ऐसा कभी हो सकता है मेरी रुद्राक्षी कुछ करे और उसमें मजा ना आए। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी भी हंसने लगी। पर रुद्राक्षी, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई हम पर नजर रख रहा था। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अपने सर पर रख फिर उसकी तरफ देखकर फिर कहा, जिज्ञासा भारद्वाज, तुम उसका नाम क्यों ले रही हो, चुड़ैलों के नाम रात में नहीं लिया करते, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर कहा, शायद वही थी जो हम पर नजर रखे हुए थी। मैंने जिज्ञासा को उस क्लब में देखा था। तुमने उसे कब देखा, आयशा ने कंफ्यूजन में पूछा। तब ये रुद्राक्षी ने उसे बताते हुए कहा, जब हम क्लब के अंदर जा रहे थे ठीक उसी वक्त जिज्ञासा भी सीढ़ियों उससे क्लब के सेकंड फ्लोर पर बने कैबिन की तरफ जा रही थी। मैं वहां के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं, पर उन केबिन से शायद नीचे पार्टी हॉल का सारा नजारा दिखाई देता है, तो हो सकता है जिज्ञासा ने हमें वहां पर देखा हो और उसी ने ही किसी को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा हो। आयशा ने जब रुद्राक्षी की बात सुनी वह हैरान रह गई। उसने कार की बोनट पर बैठकर कहा, क्या तुम श्योर हो वह जिज्ञासा ही थी। आयशा की यह बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन ना में हिला, कहा, मैं श्योर कैसे हो सकती हूँ, मैंने कौन सा किसी को नजर रखते हुए देखा था, पर जहां तक मुझे लगता है शायद वही थी। अगर वह सच में जिज्ञासा ही थी तो अब हम आगे क्या करेंगे, आयशा ने पूछा। रुद्राक्षी ने बोनट पर बैठ अंगड़ाई लेते हुए कहा, इस बारे में तो मैंने भी अभी तक नहीं सोचा है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले इन दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। रुद्राक्षी ने अंदर मौजूद शुक्ला और उसके भाई रॉकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हारा वह असिस्टेंट अभी तक आया तो नहीं, आयशा ने पूछा। आयशा ने ये कहा ही था कि तभी वहां एक बाइक आकर रुकी। आयशा और रुद्राक्षी दोनों ने उस तरफ देखा तो बाइक से अक्षय नीचे उतरा। आयशा ने अक्षय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी तक जिंदा हो, बड़ी अजीब बात है, मुझे तो लगा था रुद्राक्षी के साथ रहते हुए तुम कभी भी इस दुनिया से टपक सकते हो। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अभी भी मेरी जिंदगी रिस्क पर ही चल रही है।
अक्षय, वैसे एक बात बताओ, तुम रुद्राक्षी के असिस्टेंट बने ही क्यों? मतलब तुमने खुद मौत के मुंह में अपना हाथ क्यों दिया? आयशा ने हंसते हुए अक्षय से पूछा। आयशा की बात सुनकर अक्षय ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे कहाँ पता था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मैंने तो इनका चेहरा देखा जो काफी मासूम लग रहा था, इसलिए मैं इनका असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हो गया। मुझे क्या पता था इस मासूम चेहरे के पीछे शैतान छिपा है। अक्षय की बात सुनकर आयशा जोर जोर से हंसने लगी। वही रुद्राक्षी अक्षु को घूरने लगी। ये देखकर अक्षय घबरा गया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े पैकेट को रुद्राक्षी के सामने करते हुए कहा, आपने जो सामान मंगाया था? रुद्राक्षी ने उसके हाथ से वह सामान लिया और फिर आयशा की तरफ देखकर कहा, दांत निकालना हो गया हो तो हम आगे काम करें। आयशा ने हंसना बंद किया और फिर अपनी गर्दन में महिलाएं। आयशा ने अवनी के दूसरे साइड का दरवाजा खोला और शुक्ला का हाथ पकड़ उसे नीचे उतरा। शुक्ला जमीन पर गिर गया था पर रुद्राक्षी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वैसे ही शुक्ला की शर्ट का कॉलर पकड़ उसे खींचते हुए सामने बनी एक छोटी सी झोपड़ी में लेकर गई। अक्षय भी रॉकी को लेकर उस झोपड़ी के अंदर गया। आयशा उन दोनों के पीछे पीछे बड़ी आराम से चले अंदर आ रही थी। झोपड़ी के अंदर रुद्राक्षी शुक्ला और रॉकी के सामने बैठी थी। उन दोनों को ही चेयर से कसकर बांधा हुआ था ताकि वह हिल भी ना पाए। रुद्राक्षी ने अपने पास में ही पड़े पानी के मटके को उठाया और उससे उन दोनों के चेहरे पर पानी डाल दिया, जिससे उन दोनों की आंखें खुल गईं। शुक्ला और रॉकी पूरी तरीके से पानी से भीगे हुए थे। मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, ये कहते हुए रॉकी जोर जोर से चिल्लाने लगा। आयशा ने अपने कानों पर हाथ रखकर रुद्राक्षी से कहा, इसका मुंह बंद कर, मेरे सर में दर्द कर रहा है। आयशा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय ने आगे जाकर रॉकी के मुंह में पत्थर घुसा दिया, जिससे रॉकी चुप हो गया। ये देख अक्षय ने वह पत्थर वापस उसके मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दिया। शुक्ला ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके ठीक सामने रुद्राक्षी चेयर पर बैठे उन दोनों को ही देखे जा रही थी। रुद्राक्षी के हाथ में गन की, जिसे वह बड़े ही स्टाइल के साथ गोल घुमा रही थी। शुक्ला की नजर जैसे ही रुद्राक्षी पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। शुक्ला ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बांधने की? मुझे तुरंत खोलो वरना तुम्हारा मैं क्या हाल करगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। अरे अंकल, एक तो आपको बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है, ऊपर से आप रुद्राक्षी को धमकी दे रहे हैं। कम से कम पता तो करना चाहिए कि रुद्राक्षी है कौन। आयशा ने शुक्ला की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेबी तुमने मुझे ऐसे बांध क्यों रखा है? तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? हम दोनों मिलकर सब कुछ सही करते हैं ना, चलो जल्दी से मुझे खोल दो। रॉकी ने प्यार से आयशा की तरफ देखते हुए कहा। रॉकी की यह बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर आयशा ने आगे जाकर रॉकी के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहा, एक बार फिर अपने मुंह से मुझे बेबी बोला ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। रॉकी हैरानी में आयशा की तरफ देखने लगा। उसके पास शुक्ला जितना दिमाग नहीं था। शुक्ला ने गुस्से में रुद्राक्षी से कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? बस सभी लड़कियों का पता, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर एक पल के लिए शुक्ला के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले, पर उसने तुरंत अपने चेहरे की एक्सप्रेशंस को ठीक करते हुए कहा, कौन लड़कियां, क्या बोल रही हो तुम? शुक्ला रुद्राक्षी के सामने अपना सच बाहर नहीं आने देना चाहता था। रुद्राक्षी ने गहरी सांसें से शुक्ला की तरफ देखकर कहा, मुझे पता था तुम मेरे सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं देने वाले हो। ये कहकर रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय ने तुरंत वही साइड में रखी नुकीले किलों से बनी एक सीट को शुक्ला और रॉकी के पैरों के नीचे रख दिया। उनके पैर अच्छे से टेबल से बंधे हुए थे, इसी कारण वह अपने पैरों को उन किलों से हटा भी नहीं पा रहे थे। वह नुकीली किले न के पैरों में चुभ रही थी। रॉकी ने पहले कभी यह सब बर्दाश्त नहीं किया था, इसीलिए वह चिल्लाने लगा, पर शुक्ला ने एक मुस्कान के साथ रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है इन बच्चों जैसे गेम से तुम मेरा मुंह खुला पाओगी? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा प्लान है ही नहीं, मेरा प्लान तो कुछ और है। रुद्राक्षी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर अक्षय की तरफ देखा। अक्षय को डर लग रहा था, उसे पता था रुद्राक्षी आगे क्या करने के बारे में सोच रही है। अक्षय ने रुद्राक्षी को वहीं पास ही में एक टेबल की तरफ इशारा किया। रुद्राक्षी ने वहां टेबल के ऊपर ही रखी एक कांच की बोतल उठाई। उस कांच की बोतल में एसिड था जो किसी की भी बॉडी को पिघलाने के लिए काफी था। रुद्राक्षी ने उस बोतल का ढक्कन खोला और शुक्ला के पास जाते हुए कहा, मैंने सुना है एसिड हड्डियों तक को पिघला देता है, पर कभी मैंने ये देखा नहीं, तो क्यों ना आज तुम पर ही मैं ये ट्राई कर लूं।
रुद्राक्षी की बातें सुनकर शुक्ला इस बार हैरान रह गया। क्या ये लड़की पागल थी जो ऐसे एसिड के साथ खेलने के बारे में सोच रही थी? रुद्राक्षी ने उस एसिड की बोतल में से थोड़ा सा एसिड शुक्ला के पैरों पर गिरा दिया। शुक्ला जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अक्षय ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर आयशा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। शुक्ला रुद्राक्षी को ऐसे देख रहा था जैसे अपने सामने किसी साइको को देख रहा हो। अक्षय रुद्राक्षी को रोकने के लिए आगे जाता, इससे पहले ही आयशा ने उससे रोक लिया। लगता है तुम इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलने वाले, तो क्यों ना तुम्हारे इस चेहरे पर ही मैं एसिड डाल दूं। ये कहते हुए रुद्राक्षी जैसे ही शुक्ला की चेहरे के पास वह बोतल लेकर जाने लगी, शुक्ला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। शुक्ला के चेहरे पर डर से आए वह पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। इन 20 सेकंड में ही शुक्ला का पूरा शरीर पसीने में तरबतर हो चुका था। उसे लगा नहीं था एक लड़की कभी इतनी बेरहम हो सकती है। शुक्ला की बात सुनकर रुद्राक्षी ने एसिड की बोतल साइड में रखी, फिर वापस अपनी चेयर पर बैठ शुक्ला की तरफ देखकर कहा, अब क्या तुम्हारे मुंह खोलने के लिए मुझे मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? शुक्ला ने रुद्राक्षी की तरफ देखा, फिर हौंफते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मुझे पानी पीना है। रुद्राक्षी ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अक्षय से कहा, पानी पिलाना तो धर्म की बात होती है, इसे पानी दो। अक्षय ने शुक्ला को पानी दिया। चैप्टर 210 रुद्राक्ष के शुक्ला रोकी को लेकर सवाल। न्यूज। शुक्ला के पानी पीने के बाद रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, अब क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पर तुम्हारी मेहमान नवाजी करूं? रुद्राक्षी का मतलब शुक्ला अच्छे से समझ रहा था। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो, और नहीं बताया तो क्या तुम मुझे नहीं बताने वाली? सारी लड़कियां कहाँ पर है? इज्जत से मेरे सवाल का जवाब दो, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे ऊपर वह सारा एसिड डालने में। रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर शुक्ला डर गया। उसे अच्छे से पता था ये लड़की जो कह रही है वह कर भी सकती है। रुद्राक्षी के इरादे उसके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। भैया ये जो पूछ रही है वह बता दो ना, वरना ये हमें मार डालेगी, रॉकी ने डरते हुए कहा। वह तो रुद्राक्षी का ये रूप देखकर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आया एक इतनी खूबसूरत लड़की इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है। आज पहली बार शुक्ला को भी अपने इस भाई की बात बिल्कुल सही लगी। उसने रुद्राक्षी को बताते हुए कहा, वह सारी लड़कियां मुंबई से बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में है, उन्हें आज रात को ही यहां से बाहर भेज दिया जाएगा। शुक्ला की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, कितने बजे वह लोग यहां से निकलने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में ही वह यहां से रवाना हो जाएंगे, शुक्ला ने कहा। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद की, वह यही सोच रही थी वह कैसे उन सभी लड़कियों को बाहर जाने से रोक सके। ये लड़कियां कहाँ जाने वाली है, मुझे सब कुछ डिटेल में और सच सच बताओ। रुद्राक्षी ने शुक्ला के पास जाकर उसकी गर्दन पर अपनी गन रखकर कहा। शुक्ला ने डरते हुए सब बताते हुए कहा, वह सारी लड़कियां अलग अलग रास्तों से इंडिया के बाहर भेजी जाएंगी और फिर वहां हमारे डीलर उनको अमीर लोगों को बेच देंगे। जल्दी उन लोगों को रोको, एक भी लड़की वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। रुद्राक्षी ने शुक्ला की गर्दन पर गन को जोर से प्रेस करते हुए कहा। शुक्ला ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, काम शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही सारे मेंबर अपना फोन बाहर फेंक देते हैं ताकि कोई भी उन्हें टेक ना कर पाए। ये सुनकर रुद्राक्षी ने शुक्ला के सिर पर गन से मारा, जिससे शुक्ला की सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। तुमने मेरे भाई को मारा क्यों? रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा। अक्षय ने आगे आकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हमें कैसे भी करके सब रोकना होगा, आयशा ने रुद्राक्षी से कहा। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर वहां से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, मैं कुछ करती हूँ। ये कहते हुए रुद्राक्षी उस झोपड़ी से बाहर जा चुकी थी। आयशा तो समझ चुकी थी रुद्राक्षी क्या करने वाली है, पर अक्षय अभी भी कंफ्यूज था। रुद्राक्षी किसे कॉल करने के लिए गई है? झोपड़ी के आकर रुद्राक्षी ने कॉल पर कहा, हेलो, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद रमा रंधावा ने अवनी की बात सुनकर कहा, बोलिए आपको हमारी क्या मदद चाहिए? मुंबई के बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री है, वहां से आज कुछ लड़कियों को इंडिया से बाहर बेचने वाले हैं। अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म भी किया तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रमा जी ने कुछ सोचकर रुद्राक्षी से हंसते हुए कहा, हमने आपसे पहले भी कहा है आपको ऐसी काम नहीं करने चाहिए, आपको भी पता है इन सब में कितना रिस्क होता है।
अगर रिस्क नहीं लूंगी तो कभी कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, रुद्राक्षी ने कहा और रमा जी से सवाल करते हुए कहा, आप मेरी मदद करने वाले हैं या नहीं। उसके सवाल में साफ पता चल रहा था कि अगर रमा जी ने उसकी मदद नहीं की तो वह खुद ही कुछ करने वाली है। हम कुछ करते हैं, रमा जी ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। रुद्राक्षी को अच्छे से पता था अगर रमा जी ने कहा है तो वह जरूर कुछ करेंगे। रुद्राक्षी अब टेंशन फ्री हो गई थी। वैसे भी रमा जी की पावर क्या है ये हर कोई अच्छे से जानता था। वह चाहे तो केवल 10 मिनट में ही उन लड़कियों को बचा सकती थी। रुद्राक्षी वापस उस कंपनी में आई। उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, मैं इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया है, वह कुछ देर में यहाँ आते ही होंगे। उन लड़कियों का क्या होगा, अक्षय ने पूछा। ये सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, तुम उन सब की चिंता मत करो, उनमें से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम सब कुछ हैंडल कर लेना। इन्फेक्टिव मान भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पर तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम यहाँ भी तो रुक सकती हो, अक्षय ने कहा। जिसकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखकर कहा, अभी कहीं और जगह मेरी ज्यादा जरूरत है, शायद वहां बहुत से ही लोग मुझे याद कर रहे होंगे। रुद्राक्षी की बात आयशा समझ गई थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, पर वही अक्षय कंफ्यूज खड़ा था। उसने धीरे से कहा, शैतानों को भी कोई याद करता है। अक्षय की बात सुनकर आयशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, इस शैतान को लोग याद भी करते हैं और प्यार भी। आयशा ने ये सब धीरे कहा था, पर अक्षय ने उसकी बात सुन ली। उसने कंफ्यूजन में पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम्हें ज्यादा मतलब जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा है वह अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर फिर भी तुमसे कोई गड़बड़ी हुई तो कल अपनी जॉब छोड़ देना, रुद्राक्षी ने कहा और फिर वहां से चली गई। आयशा ने भी अक्षय से कहा, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ही बॉस लिखी है, इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अक्षय ने बेचारा सा मुंह बनाकर आयशा की तरफ देखा और फिर वहां चेयर पर मौजूद बंधे शुक्ला और रॉकी की तरफ देखा। अक्षय को डर भी लग रहा था, इसीलिए उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, क्या आप मेरे साथ यहाँ पर कुछ देर के लिए नहीं रुक सकती जब तक पुलिस यहाँ ना आ जाए। आयशा ने अक्षय को घूरते हुए कहा, रुद्राक्षी से सैलरी तुम लेते हो, मैं नहीं। ये कहते हुए आयशा भी वहां से चली गई। रुद्राक्षी अपनी कार के पास खड़ी ही आयशा का इंतजार कर रही थी। आयशा ने रुद्राक्षी के पास आकर कहा, अब तुम क्या करने वाली हो। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखकर कहा, इम्पोर्टेंट काम तो हो चुका है तो क्यों ना थोड़ी मस्ती भी करें। मेरे प्यारे पतिदेव जरूर वहां क्लब में पहुंच चुके होंगे, मैं नहीं चाहती उनका समय बर्बाद हो और मैं उनको वहां ना मिलूं, इसलिए हमें जल्दी क्लब जाना होगा। आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद रुद्राक्षी और आयशा फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करते हुए वापस क्लब पहुंच गई। रुद्राक्षी ने अपना ये सारा काम केवल सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर दिया था। रुद्राक्ष जो लैपटॉप में रुद्राक्षी को उसे आदमी के साथ जाते हुए देख रहा था, उसने लैपटॉप का बैक बटन दबा दिया जिससे सीसीटीवी की कट फुटेज दिखाने लगी। रुद्राक्ष का ध्यान लैपटॉप पर नहीं था, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही लैपटॉप बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र एक कार पर जा रुकी जो वह अच्छे से पहचानता था। वह वही कार थी जो आज रुद्राक्षी ने घर से लेकर निकाली थी। रुद्राक्ष ने देखा, रुद्राक्षी एक मुस्कुराहट के साथ उस कार से बाहर आई। रुद्राक्षी के बाहर आते ही एक दूसरी कार भी वहां आकर रुकी जिसमें आयशा थी। आयशा को देखते ही मानिक की आंखों में कुछ सवाल आ गई। रुद्राक्षी आयशा के हाथ पर ताली मारते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, आज मैं ही जीतूंगी। ये सुनकर आयशा भी मुस्कुराने लगी। रुद्राक्ष ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और फिर रूम से बाहर आ गया। वीर और जिज्ञासा ने भी रुद्राक्षी और आयशा को देख लिया था। वीर ने जिज्ञासा की तरफ देखकर पूछा, आयशा नंदा क्या कर रही है। जिज्ञासा को बहुत अच्छे से जानता था। वीर की बात सुनकर जिज्ञासा ने कहा, वह उसकी दोस्त है। ये कहते हुए वह भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे चली गई। जिज्ञासा की बात सुनकर वीर के चेहरे पर भी हैरानी थी। आखिर आयशा नंदा एक आम लॉयर की दोस्त ऐसा कैसे हो सकती है। उसके मन में अवनी के बारे में और जानने की क्यूरोसिटी होने लगी थी। वह भी उस कमरे से बाहर आ गया। आज उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट जो चल रहा था। रुद्राक्षी और आयशा क्लब में आ गई। आयशा ने रुद्राक्षी से पूछा, अब आगे क्या करना है। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार। यह कहते हुए रुद्राक्षी आयशा के साथ बार काउंटर की तरफ चली गई और उसने अपने और आयशा के लिए 2 शॉट्स ऑर्डर किया। कुछ ही पलों में उनके सामने उनके शॉट भी आ गए। रुद्राक्षी और आयशा में एक दूसरे से शेयर किया।
अपनी जैसे ही वह शॉट अपने मुंह तक लेकर जाती उससे पहले ही एक हाथ में रुद्राक्षी को रोक लिया। उस हाथ की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी नजर ऊपर कर रुद्राक्ष की तरफ देखा जो ठीक उसके साइड में ही खड़ा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के हाथ से वह गिलास लिया और उसे साइड में रख रुद्राक्षी से कहा, रुद्राक्ष वंसल की बीवी ऐसे क्लब में शराब नहीं पीती। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी के होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। वह अपनी चेयर से खड़ी हुई, फिर उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, हाय आपकी इस बात में तो शराब से भी ज्यादा नशा है। कम से कम आपने मुझे अपनी बीवी तो माना, अब तो मुझे किसी शराब की जरूरत नहीं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष को रियलाइज हुआ उसने क्या कहा, वही जिज्ञासा जाली भुनी रह गई। आयशा भी रुद्राक्षी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वही वीर रुद्राक्षी के बात बोलने के तरीके को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे पतिदेव, मुझे नहीं पता था आप भी ऐसे क्लब आते हैं, रुद्राक्षी ने मासूमियत से कहा। उसकी बातों में कहीं से भी नहीं लग रहा था, उससे पहले से पता था कि रुद्राक्ष यहीं पर है। तुम यहाँ कब आई थी? रुद्राक्ष ने अवनी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। रुद्राक्षी ने कोई झूठ नहीं बोला, उसने सच सच बताते हुए कहा, मैं तो बहुत पहले ही यहाँ आ गई थी। और तुम्हारे साथ जो वह आदमी था वह कहाँ पर है? जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे पता नहीं था। जिज्ञासा भारद्वाज मेरी बड़ी बहन होने का कैरेक्टर भी प्ले करना चाहती है क्या? सौतन का कैरेक्टर कम था। रुद्राक्षी की यह बात सुनकर वीर और आयशा को हंसी आने लगी। आयशा ने हंसते हुए जिज्ञासा से कहा, यार जिज्ञासा तुम बहुत ज्यादा फनी हो, कभी भी तो मुझे लगता है तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहिए। आयशा की यह बात सुनकर जिज्ञासा को भी गुस्सा आ गया। उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आयशा नंदा भी ऐसे लड़कों के साथ घूमना पसंद करती है। क्या नंदा परिवार यह बात जानता है? जिज्ञासा ने ये सब इसीलिए बोला था ताकि वह आयशा को बता सके कि उसने आयशा को एक लड़के के साथ घूमते देखा था। जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने जिज्ञासा की तरफ 2 कदम बढ़ाकर कहा, यू नो व्हाट जिज्ञासा, मुझे ऐसे लड़कों के साथ घूमना बहुत पसंद है। वह क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह किसी और के हस्बैंड पर डोले नहीं डालती, इसलिए मैं कुंवारे लड़कों के पीछे ही पड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी बाकी लड़कों पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलने वाला। आयशा और रुद्राक्षी जिज्ञासा को ऐसे ऐसे जवाब दे रही थी कि जिज्ञासा उन्हें कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से पूछा, तुमने उस आदमी के साथ क्या किया? रुद्राक्ष का ये सवाल जिज्ञासा को बहुत अटपटा लगा, पर रुद्राक्षी समझ गई रुद्राक्षी क्या सोच रहा है। रुद्राक्ष उस पर शक नहीं कर रहा था, बल्कि वह ये पूछ रहा था, आखिर उसने शुक्ला के साथ किया क्या? रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के कान के पास जाकर कहा, मुझे अच्छा लगा ये देखकर आपने मुझ पर शक नहीं किया, बल्कि मुझे समझने की कोशिश की। रुद्राक्ष इतने करीब थी कि रुद्राक्षी की गर्म सांसें रुद्राक्ष को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष को भी समझ नहीं आया, आखिर उसे रुद्राक्षी पर शक क्यों नहीं हुआ। हाँ, उसने जब जिज्ञासा की वह वीडियो देखी थी जिसमें रुद्राक्षी शुक्ला के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी, उस वक्त उस गुस्सा सिर्फ इस बात पर आया रुद्राक्षी शुक्ला को उसे छूने दे रही है। रुद्राक्ष पहले ही समझ गया था जरूर रुद्राक्षी यह सब किसी इंटेंशन के कारण कर रही है। वैसे जानना तो मैं भी चाहता हूँ, आखिर वह दोनों लड़के हैं कहाँ जिनके साथ तुम दोनों गई थी? वीर ने पूछा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या मैं ये समझूं इतने बड़े बिजनेसमैन वीर रनावत को मेरी इन्वेस्टिगेशन करने में इंटरेस्ट है? वीर ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी से कहा, हाँ बिल्कुल, अब तुम रुद्राक्ष वंसल की बीवी हो तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो ही नहीं बहुत से लोग करने वाले हैं। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छी कोशिश करना, तभी शायद कुछ हाथ लगे। रुद्राक्षी ने अभी तक वहां मौजूद किसी को भी नहीं बताया था कि उसने आखिर शुक्ला के साथ किया क्या। तभी क्लब के हॉल में ही लगी एलईडी के स्क्रीन पर शुक्ला और रॉकी की न्यूज दिखाने लगी, जिसमें शुक्ला और रॉकी को किसी ने चेयर से बांध रखा था। आखिर उस टीवी न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है शुक्ला रॉकी के बारे में, और अब रुद्राक्ष रुद्राक्षी को देखकर समझ पाएगा कि ये सब किसका किया धरा है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।